तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि सीसन की मुलाकात अब डार्क फिनिक्स से होने वाली थी, लेकिन सीसन उससे भिड़ने से पहले पूरी तैयारी करके जाता है और वो सिस्टम से कुछ इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स खरीद लेता है ताकि वो फाइट को और ज्यादा इजी बना सके। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीसन चलते चलते सीधा डार्क फिनिक्स के सामने ही आ जाता है। वहीं पे डार्क फिनिक्स जब सीसन की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है कि ये तो तुम हो यार, ऐसा लगता है कि किस्मत सच में चाहती है कि हम एक दूसरे से मिले। सीसन उससे पूछता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो डार्क फिनिक्स सीसन से बताता है क्या तुम्हें याद नहीं कि कंपटीशन के दौरान तुमने स्पिरिचुअल टेस्टिंग स्टोन को तोड़ दिया था जिसके नीचे मैं 10 सालों से कैद था, 10,000 सालों से कैद था। सीसन को भी याद नहीं आया था। तो डार्क फिनिक्स उसे कहता है गधे, क्या तू सच में भूल गया कि तूने स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्टिंग के दौरान स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ दिया था और मुझे रिलीज किया था। तब जाके सीसन को याद आता है कि ये डार्क फिनिक्स है, इसके बारे में सुप्रीम एल्डर ने बताया था। वेब सिस्टम के बारे में तुम्हें पता ही है, उसे सीसन का बलि का बकरा बनाने में मजा आता है। तो वो सीसन से कहता है कि देखो एक मिशन भाई टारगेट किया गया है, तुम्हें डार्क फिनिक्स को हराना है। सीसन उस काले बंदर यानी डार्क फिनिक्स से पूछता है कि क्या तुम्हें वो डार्क फिनिक्स हो जिसके बारे में एल्डर ने बताया था, परमोडियल ब्लैक फिनिक्स जो हजारों सालों से टेस्टिंग स्पिरिट स्टोन के नीचे कैद है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि हाँ वो नामुराद में ही हूँ। सीसन उसे कहता है अच्छा, तो वो जो स्पिरिट स्टोन टूटा था उसमें पूरा फॉल्ट मेरा नहीं था, तुम्हारा भी हाथ था, तुम उसे अंदर से निचोड़ रहे थे। इस पे डार्क फिनिक्स आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो, अगर मैंने उसे अंदर से मेल्ट न किया होता ना तुम उसे तोड़ ही ना पाते, हक देते पैंट में। तो सीसन उसके ऊपर हमला ही कर देता है, ये कहते हुए तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। लेकिन सीसन ने जो पंच डार्क फिनिक्स के ऊपर मारा था ये कुछ ज्यादा नहीं था, डार्क फिनिक्स को कुछ भी नहीं हुआ, तो वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। और वो सीसन से कहता है क्या तुम मुझे उंगली करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो सीसन के ऊपर हल्का सा झटका ही मारता है, लेकिन सीसन उड़ते हुए दूर जा गिरता है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि उन जंगलियों ने मुझे परेशान न किया होता 1 महीने के लिए तो अब तक मैं सीधा इंपीरियल फॉरेस्ट सेक्टर पहुंच चुका होता। जंगली यानी वही गार्डियन सेक्टर। लेकिन अब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो कि तुम इंपीरियल फॉरेस्ट सेक्टर से ही हो तो फिर मैं तुम्हें मरते दम तक टॉर्चर करूंगा। इसके बाद डार्क फिनिक्स सीसन का मुंह पकड़ता है और उसे जमीन में घुसा देता है धड़ाम से बोल के। लेकिन सीसन दोबारा खड़ा होता है और उसके ऊपर घुटने से मारता है, लेकिन डार्क फिनिक्स को इससे भी कुछ नहीं होता है। तो सीसन आगे से डंबल बेंच प्रेस मूव्स का इस्तेमाल करता है और धड़ाधम डार्क फिनिक्स के ऊपर पंचेस मारते रहता है। डार्क फिनिक्स को इससे भी कुछ नहीं होता और वो सीसन का हाथ ही पकड़ लेता है और वो सीसन से कहता है कि तुम भी उन जंगलियों जैसे ही हो जिन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि वो किस चीज से भड़ रहे हैं। इसके बाद वो सीसन के पेट के ऊपर अपना घुटना मारता है तो सीसन खिसकते हुए दूर जाता है। डार्क फिनिक्स सीसन को बताता है कि उसकी पूरी बॉडी प्रोटेक्टिव स्पेल से कवर की जा रही है। सीसन ने अभी तक जितने भी पंच मारे हैं उतने सब उसके सिर्फ बैरियर के ऊपर ही लगे हैं, उसकी बॉडी को वो टच भी नहीं हुए। यहाँ तक कि सीसन अभी तक उनके डिफेंस को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। अब जाके सीसन को समझ में आता है कि वो यहाँ पे क्या गलती कर रहा था। डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफी अच्छे से कल्टीवेटेड है, मैंने तुम्हें 10-15 हिट्स मारे लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कितना ज्यादा एंजॉयमेंट दे सकते हो। इसके बाद वो सीसन के ऊपर हमला करता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और लगातार पंचेस की बरसात कर देता है। इसके बाद वो सीसन की ठुड्डी के ऊपर अटैक करता है जिससे सीसन उड़ते हुए आसमान में जाता है और वहीं से डार्क फिनिक्स थंडरफॉल का इस्तेमाल करता है तो सीसन के ऊपर बिजली से हमला होता है और बिजली से झटका खाने के बाद सीसन धड़ाम से नीचे जा गिरता है। वहीं पे डार्क फिनिक्स काफी हैरान होता है क्योंकि इतना ज्यादा तगड़ा झटका लगने के बाद कोई भी मर जाता, लेकिन सीसन की बॉडी अभी तक चू नहीं बोली थी, वो अभी भी सांसें ले रहा था। वहीं पे सीसन की पूरी बॉडी कांप रही थी। सीसन आगे से बताता है कि उसे ये वाला दर्द तब फील हुआ था जब सिस्टम अविकन होकर उसे बिजली का झटका दिया था लालच दिखाने के लिए। इसके बाद हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जो कि शायद अपना मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने पास डार्क फायर या फिर मैजिक लाता है जिसकी मदद से वो सीसन के ऊपर धड़ाम से अटैक करता है। इससे सीसन की एक पसली टूटती है और मुंह से खून बाहर निकलता है। वहीं पे सीसन को समझ में आ जाता है कि पावर गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसकी बॉडी अभी ना तो बाद में टूट ही जाएगी। सीसन का कोई भी अटैक डार्क फिनिक्स के सामने काम नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि तुम्हारा होस्ट खतरे में है यार, पैर कबर में लटक रहे हैं, कुछ तो करो, कुछ तो मदद करो थोड़ी सी। सिस्टम आगे से कहता है डार्क फिनिक्स को हराना है तो हराओ, नहीं भाड़ में जाओ, नहीं तो मर जाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई मदद नहीं मिलेगी, भाड़ में जाओ, फक ऑफ। तो फिर हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस अटैक का क्या नाम है, 3000 ब्लैक थंडर फ्लैशेस। डार्क फिनिक्स इनके फ्लैशेस का इस्तेमाल सीसन के ऊपर करता है और उसके ऊपर धड़ाम से हमले करता है। सीसन दोबारा नीचे गिरता है और वो दोबारा सिस्टम को उंगली करता है, ये कहते हुए कि तेरे जैसा कमीना, यूजलेस, हरामी सिस्टम आज तक नहीं देखा, हजारों मानवा पड़ी है लेकिन तुझ जैसा कमीना आज तक नहीं देखा है मैंने। तो सिस्टम आगे से चिढ़ता है और वो सीसन से कहता है कि अगर तूने दोबारा मुंह खोला और भीख में कुछ मांगा तो ऐसी पाबंदी लगाऊंगा कि सिस्टम से कोई चीज तो छोड़ो हक तक नहीं पाओगे। वहीं पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जिसकी गुद्दी गर्म होते हुए और वो चिल्लाते हुए कहता है तू मरता क्यों नहीं है, किस मिट्टी का बना है। इसके बाद वो सीसन के ऊपर दोबारा ब्लैक थंडर से हमला करता है जिससे सीसन धड़ाम से
से नीचे गिरता है। वहीं पे सीसन दोबारा गाली देना शुरू करता है और वो सिस्टम से कहता है कि तेरे जैसे सिस्टम कमीने हैं, मैं मुतता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर। मैंने दूसरे लोगों की सिस्टम देखी है, वो कमाल की अपने होस्ट की मदद करते हैं जब उनकी जान खतरे में होती है, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन तू जिम का बोका, जिम के इक्विपमेंट चाटने वाला, प्रोटीन फाकने वाला, तू जैसा यूजलेस आज तक नहीं देखा मैंने। सिस्टम ये वाली बात दिल पे क्या गुर्दों पे ले लेता है और आगे से कहता है कि तुमने गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हें ऐसा झटका दूंगा तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो सीसन को यही चाहिए था, वो जानबूझ के सिस्टम को उंगली कर रहा था। इसके बाद वो भागते हुए जाता है और डार्क फिनिक्स को गोरिल्ला झप्पी दे देता है, यानी कि उसे चिपक जाता है। वह सिस्टम का जो गुस्सा है, सीसन चाहे 7 जन्मों जाके दुनिया पीछे छुप जाए, सिस्टम उसे ढूंढ लेगा और बिजली का झटका देगा। इसलिए झटका डार्क फिनिक्स को भी लगता है चिपकने की वजह से। और ये बिजली का झटका कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि दोनों को झटका लगा था। तो हम लोग देखते हैं कि डार्क फिनिक्स का जो प्रोटेक्टिव स्पेल बैरियर था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आसपास के जो पेड़ थे वो सुनसान बन जाते हैं। वहीं पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं, जब ये खड़ा होता है तो फिर इसे पहले तो समझ में नहीं आता कि अचानक से अटैक कहाँ पे हुआ और किसने किया। लेकिन बाद में भाई साहब को पता चलता है कि इनका जो बैरियर है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि सिस्टम से कहता है, मान गए गुरु, तुम्हारा जितना हरामी कोई ना है, तुमने इतना बड़ा झटका मारा, अगर मैं उसका सहारा लेता तब तक टपक जाता, मैं हड्डियां तक ना मिलती मेरी। चलो तुम्हारी भरोसे उसका कम से कम प्रोटेक्टिव बैरियर तो टूट गया। इसके बाद सीसन अपना आइटम बाहर निकालता है जो कि मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोटीन एलेक्सियर था। इसको पीने के बाद 10 मिनट तक सीसन की जो मसल वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, यानी 100 है तो 200। सीसन जल्दी से उस एलेक्सियर को पीता है तो उसकी बॉडी रिकवर होने लगती है। वहीं पे डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि मैं तुझे मारूंगा ही मारूंगा। तो सीसन ही शुरुआत करता है और डार्क फिनिक्स के मुंह के ऊपर धड़ाम से घूसा दे मारता है और ये वाला घूसा डार्क फिनिक्स के ऊपर लगा था। इसके बाद सीसन डंबल प्रेस इस्तेमाल करता है और धड़ाधड़ डार्क फिनिक्स के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। लेकिन डार्क फिनिक्स भी कम नहीं था और वो भी सीसन के मुंह के ऊपर एक धड़ाम से घूसा मारता है और वो दोनों ही खिसकते हुए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वहीं पे डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे प्रोटेक्टिव स्पेल फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद तुम मुझे हट कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो फिजिकल बॉडी है सिर्फ एक वेसल है, यानी कि कंटेनर। जो पावर मैं इस टाइम पे यहाँ पे अनलिस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ एक फ्यूजन फेज की बदौलत है। यानी तक अभी तक डार्क फिनिक्स ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, वो सिर्फ बॉडी की पावर यूज कर रहा है। इसके बाद डार्क फिनिक्स एक और अटैक करता है जिसका नाम था डिवर्निंग इन्फर्नो। तो फिर काले बादल या फिर कुछ तो था, वो सीसन की तरफ आगे बढ़ता है तो सीसन क्लैप एक्सरसाइज करते हुए ताली मारता है तो डार्क इन्फर्नो हवा में ही गायब। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है, ये कैसे मूव है यार, ये तो नए नए दिख रहे हैं मुझे। फिर सिस्टम सीसन से कहता है कि तुम्हारे जैसे नौसिखिए को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे जो एनर्जी लेवल है वो सिर्फ नासेंट डिविनिटी स्टेज के नीचे वाले एनिमीज को ही हरा सकती है, लेकिन एक ऐसे अपोनेंट का सामना करना जिसका लेवल नासेंट डिविनिटी लेवल के ऊपर है ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सीसन कहता है, लेकिन इसके बावजूद तुमको तो मुझे इम्पॉसिबल टास्क देने में मजा आता है। अब ये जब टास्क पूरा ही नहीं हो सकता है तो फिर मैं इसे पूरा कैसे करूं। उसी टाइम पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जो कि आगे से डिवाइन किल फिंगर का इस्तेमाल करता है और सीसन के ऊपर उस टेक्निक से अटैक करता है। वो फिंगर जैसे ही सीसन के साथ टकराती है तो बिल्कुल हथौड़े की तरह लगती है और सीसन दूर जाके गिरता है। वहीं पे डार्क फिनिक्स को ऐसा लग रहा था कि उसने सोल अटैक किया है तो अब वो एकदम सक्सेसफुली सीसन को मार ही देगा। लेकिन जब उसकी नजर सीसन के ऊपर पड़ती है तो सीसन आगे से बस चिल्ला रहा था ये कहते हुए कि हथौड़ा किसने मार दिया सर पे मेरे, साला सर घूम रहा है। इससे डार्क फिनिक्स की बोलती बंद हो जाती है। सिस्टम दया दिखाते हुए सीसन से कहता है कि तुम एक पावरफुल एनिमी का सामना कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें चलो थोड़ा बहुत हिंट दिए दे रहा हूँ। पास ही के इलाके में 1 से 6 लेवल के डीमन एम्पायर के लाश को देखा गया है। अगर बुंड में कूदा है तो जाके उसे ढूंढ लो और अगर जिंदा रहना है तो जो हो सके वो करो, जितना सब कुछ हो सके वो सब कुछ करो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, तभी जिंदा बचोगे। तो फिर सीसन यही करता है और वहां से भागने लगता है खुद को अपग्रेड कराने के लिए। वहीं पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं, अब इसका माथा गर्म हो गया था। ये आगे से कहता है कि ये मरता क्यों नहीं, ये किस मिट्टी का बना है, आज मैं जान के ही रहूंगा। ये बिल्कुल कॉकरोच की तरह है, जितना चाहे उतना कुचल दो। लेकिन अगले दिन फिर आके खड़े हो जाते हैं मालिक एक और बार कहते हुए। इसके बाद ये आगे से डार्क फिनिक्स 16 अवतार का इस्तेमाल करता है और ये अपनी नेचुरल बॉडी के अंदर आ जाता है। ऐसा दिखता है ये अपने 16 अवतार के अंदर। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जो लगभग 6 लेवल के डीमन एम्पायर की बॉडी के पास पहुंच ही चुका था, लेकिन उसी टाइम पे पीछे से डार्क फिनिक्स आ जाता है। फिर सीसन पीछे मुड़ के जब डार्क फिनिक्स के असली ट्रू फॉर्म को देखता है तो वो भी घरवा जाता है। फिर डार्क फिनिक्स का माथा गर्म था तो वो अंधाधुन डार्क थंडर से अटैक करे जा रहा था, पत्थरे उथरे सब उड़ाई दे रहा था। फिर सिस्टम सीसन को वार्निंग देते हुए बताता है कि इस मैजिकल अटैक की पावर जो है वो मैंने जो पनिशमेंट दी थी उससे 10 गुना है, इसीलिए होस्ट भागो। तो फिर सीसन एक लंबी छलांग लगाता है और वो जल्दी से मरे हुए डीमन एम्पायर की सींग को छू लेता है और सिस्टम से कहता है एडवांटेज उठाओ और जल्दी से एब्जॉर्ब करो। लेकिन तब तक डार्क फिनिक्स सीसन के ऊपर थंडर अटैक कर चुका था, बहुत ही बड़ा वाला। ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसकी जो गूंज थी वो बहुत दूर तक जाती है। वहीं पे हम लोग मून और बाकी लोगों को देखते हैं और मून को पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर ओवरफ्लो हो
रही है। इसलिए मून को सीसन की चिंता होने लगती है और वो यही सोचती है कि सीसन ठीक तो होगा। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं और इसकी आत्मा कपकपा गई थी। सिस्टम आगे से बताता है जो लाइटनिंग थंडर टेक्निक इस्तेमाल की गई है इसका लेवल जो है यानी कि पावर लेवल वो फ्यूजन स्टेज के ट्रांससेंडिंग रियलम के कल्टीवेटर का जो ट्रिब्यूशन होता है उसके बराबर का है, जो कि होस्ट की फिजिकल कंडीशन की लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि इस इनहाइलेशन सेलेस्टियल थंडर से तुम तो मारे ही जाओगे। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं और इसे समझ में ही आ गया था कि ये मरने ही वाला है। इसके बाद ये एक एक करके सभी को याद करता है जो जो इसकी जिंदगी के अंदर आए थे, यहाँ तक कि अपने पहले वाले पेरेंट्स को भी। तो फिर सीसन खड़ा हो जाता है और आगे से रजिस्टर करने लगता है ये कहते हुए कि मैं नहीं मरने वाला। इसे उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे जितना चाहे उतना स्ट्रगल कर लो, मरोगे तुम मेरे ही हाथों, और जैसे ही तुम मारे जाओगे तो फिर अगली बारी तुम्हारे सेक्ट की आएगा और पूरा सेक्ट खून से लाल हो जाएगा। तुम्हारे डिसाइपल्स, तुम्हारे फ्रेंड, सबके सब मेरे हाथों ही मारे जाएंगे। तो ये सब कुछ जो भी डार्क फिनिक्स ने कहा ये सीसन के लिए चिंगारी की तरह काम करता है जो पेट्रोल में लगने वाली है, और सीसन उन सभी लोगों को याद करता है जिनसे वो अभी तक मिला है। जिसके बाद सीसन आगे से रजिस्टर करते हुए कहता है कि वो मुश्किल से ही इस लाइफ टाइम के अंदर सरवाइव कर पाया है। इतनी सारी परेशानियों और कंडीशनों को सहते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहा है। वो ऐसे कैसे किसी को भी ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने दे सकता है। इसके बाद सीसन की फिजिकल कंडीशन बढ़ के 96 हो जाती है। तो डार्क फिनिक्स भी ईगो वाला था, वो आगे से कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे मार के जाऊंगा। इसके बाद उसके पास जो भी स्पिरिचुअल पावर बची थी वो सभी इस्तेमाल करते हुए सीसन के ऊपर और ज्यादा ब्लैक थंडर से अटैक करने लगता है। वहीं पे हम लोग सीसन की बॉडी देखते हैं जो जल के राख हो रही थी धीरे धीरे करके, और सीसन अभी भी चिल्ला के कह रहा था कि मैं ये सह के रहूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीजन की फिजिकल कंडीशन 100 आउट ऑफ 100 हो जाती है, जो कि अपग्रेड कंडीशन के बराबर की है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम इस मामले में तेज है, वो अपग्रेड होने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड के अंदर ही वो अपग्रेड हो जाता है और सीसन को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद सिस्टम सीसन को बताता है कि अब तुम मसल कल्टीवेशन के एडवांस स्ट्रेंथनिंग फेज के अंदर आ चुके हो, दिल खोल के मौजा उठाओ इसके। वहीं पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जो कि बौखला चुका था, और वो आगे से कहता है कि ये मरने का नाम नहीं लेगा। तेरी फिजिकल कंडीशन क्या है जो इस हद तक एडवांस हो चुकी है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये भी ईगो वाला है। तो डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि अब भले ही चाहे मुझे अपनी सोल को दांव पे लगाना पड़े, लेकिन मैं तुझे तो मार के ही रहूंगा। इसके बाद ये अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने लगता है सीसन की जान लेने के लिए। तो फिर सिस्टम अब जाके सीसन के फेवर में बात करता है। वो सीसन से कहता है कि देखो नए स्टेज की जो चीजें हैं वो सभी आ चुकी हैं, नए जो टेक्निक्स हैं वो सभी तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड कर दी गई हैं। जिसके बाद होस्ट आगे से शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है एक और चीज होस्ट, ये जो एक्शन तुम्हारे दिमाग के अंदर भरे गए हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि तुम इनका इस्तेमाल एक्चुअल कॉम्बैट में भी कर सकते हो। और होस्ट ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी आपने यहाँ पे प्रोटीन एलेक्सियर पिया था, उसका असर अभी भी है, जाके जाइए एनिमी की चटनी बना दीजिए और लेग पीस बना के खाइएगा, उसमें हाई क्वालिटी नहीं मेगा हाई क्वालिटी प्रोटीन होगा। तो फिर सीसन आगे से फाइट वाला स्टैंड लेता है। वहीं पे हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जो अब गोल्डन फिनिक्स के अंदर बदल गया था और वो सीसन के ऊपर धड़ाम से गिरने वाला था। सीसन आगे से पंच मारने के लिए भी हवा में जंप लगाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में टकराते हैं और इनके टकराने की वजह से इतना ज्यादा फोर्स रिलीज होता है कि आसपास के जो माउंटेन थे वो 20 से 2 हिस्सों में बदल गए थे। और बेशक हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि मेन कैरेक्टर हर एक फाइट जीतता है, लेकिन इस मानवा में ऐसा नहीं होता है। मगर इस वाली फाइट में सीसन ही जीता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक बीम आसमान की तरफ जाती है जो कि आसमान को चीर के स्पेस के अंदर घुस जाती है, और ये वाली जो चीज हुई इसे याद रखना, ये आगे वाले चैप्टर्स में काम देगी। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस जगह पे माउंटेन गार्डियन क्लैन का एंसेस्टर आता है जो कि बॉडी फ्यूजन की लेट स्टेज पे है। ये सबसे पहले उड़ते हुए डेमन एम्परर की मरी हुई बॉडी के पास जाता है जो खोखली हो चुकी थी। बचा भी क्या होगा, डार्क फिनिक्स ने सब कुछ तो चुरा लिया था। खैर एंसेस्टर ये देख के हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि मैंने सुना था कि यहाँ पे इंपीरियल इमॉर्टल सेक्ट का कोई डिसाइपल छूट गया था, साले के पास गजब की स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद वो आगे से अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हैं जो पूरे एरिया को स्कैन करती है, लेकिन उन्हें कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं होती है। तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि सीसन भी डीमन एम्परर के साथ ही मारा गया होगा, उसकी सोल और बॉडी दोनों ही इनहाइलेट हो गई। तब उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, कहां से ढूंढ पाओगे उसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीधा मून एंसेस्टर के ऊपर चिल्ला रहे थे और घूंसे बरसा रहे थे, ये कहते हुए कि तुमने ये क्यों कहा कि वो मारा गया है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतनी आसानी के साथ मरेगा नहीं। तो एंसेस्टर उसे भी बताते हैं कि उन्होंने अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके पूरे एरिया को ही स्कैन किया, लेकिन उन्हें कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी का निशानो निशान नहीं मिला। फिर हम लोग किंग ज़ुआन को देखते हैं और ये चाहती तो थी कि सीसन मारा जाए, लेकिन इसके बावजूद इसे कुछ खोया खोया सा फील हो रहा था, क्योंकि अगर सीसन नहीं होता तो ये स्नेक के हाथों मारी ही जाती। वहीं पे मून आगे से काफी ज्यादा रोना धोना कर रही थी, तो किंग ज़ुआन उसके गले के ऊपर मार के उसे बेहोश कर देती है और बताती है कि मरना और जीना इन सभी चीजों के बीच में चलता ही रहता है, इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वहीं पे एंसेस्टर किंग ज़ुआन से कहते हैं कि उस बच्चे के पास सच में दम होगा, वो इतना
इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसने आसमान को चीर के स्पेस निकाल दिया। अगर वो जिंदा होता तो वो फ्यूचर में पक्का इमॉर्टलिटी अचीव कर लेता। जिसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है। हम लोग शीशन को देखते हैं और ये जाग के उठता है। वह शीशन की बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही थी और तभी इसकी नजर डार्क फिनिक्स के ऊपर पड़ती है जो अभी तक मरा नहीं था। और ये आगे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरी फिजिकल बॉडी मर चुकी है, मुझे बचा लो, ये तो मेरी सोल वेपराइज हो जाएगी। पहले तो शीशन घबराता है कि ये साला जिंदा कैसे है, ये मुझे कॉकरोच कह रहा था, असल में तो ये कॉकरोच है। इसके बाद वो डार्क फिनिक्स से बात करता है, ये कहते हुए कि तुमने तो कहा था कि तुम सेक्ट को खून में रंग दोगे, तो फिर तुम्हें बचाना तो एकदम वही बात हो गई, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो डार्क फिनिक्स आगे से हेवन की कसम खाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे बचाओगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा और तुम्हें एक मास्टर की तरह सर्व करूंगा। अगर मैं ओथ तोड़ता हूँ तो फिर ये हेवन मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। शीशन अपने मन के अंदर सोचता है, एशियन ब्लैक फिनिक्स एज अ माउंट, मजा तो आ रहा है यार, सुनने में तो कमाल का लग रहा है। इसके बाद वो डार्क फिनिक्स से पूछता है कि मुझे करना क्या होगा। डार्क फिनिक्स शीशन को बताता है कि उसको बस एक डीमन मार के उसके पास लेके आना है जो कम से कम थोड़ा बहुत हाई लेवल का हो। उसे डैमेज सिस्टम बाहर निकलता है जो शीशन को बता देता है कि अभी जो तुम्हारी लड़ाई हुई है और साथ ही में प्रोटीन एलेक्सियर की वजह से तुम्हारे मसल्स अभी तक हिले हुए हैं, तो फिर तुम्हें अभी के लिए लड़ाई दंगे को अवॉइड करना चाहिए। शीशन अपने मन के अंदर सोचता है कि इतना भी कमजोर नहीं हूँ, 3rd लेवल के डीमन बिस्ट को तो आराम से ही मार दूंगा। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो फिर सिर्फ बंजर जमीन थी, यानी कि कोई डीमन बिस्ट बचा ही नहीं होगा। वहीं पे डार्क फिनिक्स भाई तलवे चाट रहा था, ये कहते हुए बचा ले भाई बचा ले। इसे टीममेट नॉक होने के बाद रिवाइव के लिए चिल्लाते हैं। शीशन अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है और कुछ ही देर में उसे कमाल का आइडिया मिलता है, जिसके बाद वो सिस्टम के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर से कुछ तो निकाल के डार्क फिनिक्स को देते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल करो। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो ग्रैंड एंटलर ने दिया था, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। वहीं पे डार्क फिनिक्स का आगे से मुंह बन जाता है, ये कहते हुए कि तुम चाहते हो कि मैं एक महान एशियंट डार्क फिनिक्स इस जैसी चीज का इस्तेमाल करो बॉडी के रूप में, ये तो साली एक ढंग से बॉडी भी नहीं है, इसका तुमने नंगा कर दिया है, ये सिर्फ तंदूरी चिकन बनने के एक पड़ाव पीछे है, 2 सेकंड में तुम इसे पका भी दोगे। तो शीशन आगे से कहता है कि सिर्फ यही मेरे पास एक चीज बची है, लेना है तो लो, नहीं तो गायब हो जाओ। तो बेचारे डार्क फिनिक्स का मुंह बन जाता है, ये कहते हुए कि मजबूरी में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, ये तो फिर भी मुर्गी वाली बॉडी है। इसके बाद वो उस मुर्गी की बॉडी के अंदर घुस जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो मुर्गी खड़ी होकर सबसे पहले स्टाइल मारती है, ये कहते हुए डार्क फिनिक्स रिवाइव हो गया परप्रा। इसके बाद हम लोग डार्क फिनिक्स साला कहने में शर्म आ रही है डार्क फिनिक्स। खैर डार्क फिनिक्स सबसे पहले उस बॉडी को चेक करता है इधर उधर लेग्स और पंच मार के, और उसे पता चलता है कि अचानक से ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है यार, या तक कि हाई लेवल के डीमन एम्परर बॉडी से भी ज्यादा। साले तेरी ब्लड लाइन ही मुर्गियों की है तो फिर अच्छा तो लगेगा ही। फिर इसके बाद डार्क फिनिक्स शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है कि अगर मैं इसके अंदर अपनी सोल को रिकवर कर लूं तो मैं बहुत ही जल्दी अपनी प्राइम स्टेज पे पहुंच सकता हूं। इसके बाद वो अपनी बॉडी को इधर उधर देखता है और आगे से कहता है कि ये बॉडी अच्छी तो है लेकिन एस्थेटिक रूप में बिल्कुल भी नहीं, यानी कि एकदम चकाचौंध वाली, तो इसीलिए ये सबसे पहले अपनी बॉडी को चेंज करता है और ब्लैक में ले आता है। ये कहते हुए कि ये बढ़िया है साला। तो फिर शीशान भी आगे से कहता है ये क्या हुआ, ये तो काला मुर्गा बन गया, और जहां तक मुझे पता है काले मुर्गे में ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके बाद से डार्क फिनिक्स से कहता है कि मेरे कपड़े फट गए हैं, मेरे लिए भी एक नए कपड़े लेके आओ। तो डार्क फिनिक्स पहले तो शीशान की तरफ वैसे देखता है जैसे कि वो कोई जीनी हो। खैर इसके बाद एक चुटकी बजा के वहां पे कपड़े ले भी आता है तो इसके पास गोकू के कपड़े आ जाते हैं। आज वो नंगा घूम रहा है, मैंने देखा है प्लेनेट 0 पे। बाय द वे ये वाली आउटफिट तो मुझे भी चाहिए, लेकिन शीशान आगे से चिल्लाते हुए कहता है ये कैसी आउटफिट है, मुझे असली वाली चाहिए, ऐसा करूंगा तो कॉपीराइट वाले पीछे घुस जाएंगे मेरे। तो डार्क फिनिक्स दोबारा चुटकी बजाते हुए कहता है काफी डिमांडिंग हो यार तुम, तुम्हारी बीवी तुमसे नाखुशी रहेगी हमेशा। जिसके बाद वो शीशान को उसके असली वाले कपड़े दे देता है, ये कहते हुए कि ये अच्छे लग रहे हैं तुम पे। इसके बाद शीशान 2 सेकंड के लिए डार्क फिनिक्स को देखता है और डार्क फिनिक्स उसे। इसके बाद शीशान डार्क फिनिक्स से कहता है मुझे भूख लग रही है, जाओ और जाके मेरे लिए कुछ मीट लेके आओ। तो डार्क फिनिक्स आगे से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मैं महान एशियंट डार्क फिनिक्स हूँ, तुम मुझे नौकर समझ रहे हो। तो शीशान उसे याद दिलाता है कि आधे घंटे पहले यहाँ पे कोई भीख मांग रहा था कि मुझे बचा लो, तो मैं तुम्हें नौकर की तरह सर्व करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं ओथ तोड़ता हूँ तो हेवन मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डार्क फिनिक्स पहले तो शीशान के ऊपर थूकता है, जिसके बाद वहां से चला जाता है मीट लेने के लिए, ये कहते हुए कि इंतजार करो। और ये भाग बहुत तेज रहा है यार, धमाके हो रहे हैं। वहीं पे शीशान ने जानबूझ के डार्क फिनिक्स को दूर भेजा था ताकि वो सिस्टम्स के साथ बात कर सके। इसके बाद शीशान चेक करता है सिस्टम अपग्रेड होने के बाद उसके पास कुछ नए पॉइंट्स और फंक्शंस आए हैं। सिस्टम शीशान को बताता है कि उसके लिए कई सारी चीजें अपग्रेड कर दी गई हैं, उसके इक्विपमेंट्स अपग्रेड कर दिए गए हैं, उसके मार्शल आर्ट सेट्स अपग्रेड कर दिए गए हैं, और साथ ही में एक नई चीज अनलॉक हुई है, जीत कुंडू एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट्स है जो ब्रूस ली प्रैक्टिस किया करता था। शीशान जीत कुंडू के बारे में सिस्टम से पूछता है तो सिस्टम उसे बताता है कि एक न्यू मसल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो पहले वालों से स्ट्रॉन्गर है। शीशान जीत कुंडू का इस्तेमाल फ्रीली कर सकता है एक आर्ट के तौर पे, जैसे कि विंग चू, बॉक्सिंग, और इसके अंदर वो सभी मार्शल आर्ट्स एसेंस है जिसका इस्तेमाल अभी तक दुनिया के अंदर किया गया है। लेकिन सिस्टम महाहरामी वो शीशान से कहता है पहले तुम ट्रेनिंग पॉइंट इकट्ठा
करो, जिसके बाद तुम्हें जीत कुंडू का मजा उठाने का मौका मिलेगा। इसके बाद सीसन कुछ फंक्शंस की तरफ देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि नया फंक्शन अनलॉक हुआ है, जो कि हॉट स्प्रिंग पूल। इसकी मदद से बॉडी खुद को हील्स कर सकती है और सोना जो उसकी फिजिकल एसेंस को और ज्यादा बढ़ाएगा। और सीसन को यही चीज चाहिए थी क्योंकि उसे अपनी बॉडी अभी इतनी समय बहुत ही ज्यादा जल्दी से हील करनी है। इसलिए सीसन वहाँ पे सबसे पहले हॉट स्प्रिंग लाता है और उसके अंदर कपड़े उतार के कूद जाता है ताकि अपनी बॉडी को हील कर सके। इधर हम लोग डार्क फिनिक्स के साइड पे देखते हैं तो फिर उसकी मुलाकात एक थर्ड लेवल के वुल्फ मॉन्स्टर से हो जाती है, जो डार्क फिनिक्स को एक नॉर्मल सी मुर्गी समझ रहा था। इसके बाद ये जीभ लटकाते हुए कहता है कि साला आजकल शिकार ढूंढना मुश्किल हो रहा है, बूढ़ा जो हो रहा हूँ, घुटनों में दर्द होता है। अच्छा हुआ ये मुर्गी यहाँ पे आके इससे भूख मिटा लेता हूँ। डार्क फिनिक्स उसे देख के भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होता है कि उसकी बेइज्जती की जा रही है नॉर्मल मुर्गी कह के। इसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर एक ही लात मारता है और वो वुल्फ एक ही झटके में मारा जाता है। इसके बाद चिकन उसकी पूंछ पकड़ता है और उसे भागते हुए सीसन के पास लेके जाता है। लेकिन वो जब सीसन को हॉट स्प्रिंग के अंदर मौज उठाते हुए देखता है तो वो उसे पूछता है कि ये पाउंड वाटर कहाँ से आया। सीसन उसे कहता है कि तुम वापस आ गए, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, आ जाओ इस बात के अंदर आके रिलैक्स कर लो। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि मुझ जैसा एक महान एशियन डार्क फिनिक्स इस नॉर्मल से पूल के अंदर कैसे नहा सकता है, ये मेरे वाले पूल के जैसे थोड़ी ना होगा। लेकिन ये जैसे ही अपना पैर पूल के पानी के अंदर रखता है तो इसे बहुत ही ज्यादा कमाल का झटका लगता है और इसे पता चलता है कि इसकी सोल बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही है। इसलिए ये पानी के अंदर बैठ जाता है ये कहते हुए कि मैं थोड़ा सा और रिलैक्स करूंगा। तो सीसन उसे कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में मेरे लिए खाना बना लेना और उसके बाद में मुझे सेक्टर वापस लेके चलना उड़ा के। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि तुमने मुझे नैनी बना दिया है, तुम हग लेना तो साफ करने में ही आ जाऊंगा। इसके बाद अगला से इंसेक्ट का होता है और अब तक एक हफ्ता बीत चुका है। हम लोग सीसन के घर को देखते हैं जो अभी तक चेंज नहीं हुआ था, झूठे साले मक्कार। वहीं पे हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि सीसन की नकली कवर के ऊपर आके दारू पी रहा था, ये कहते हुए तुम यहाँ पे नहीं हो तो फिर उन लोगों का अपोनेंट कौन बनेगा। दरअसल सेक्टर के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है और कुछ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स आए हैं जो कि डिसेपल्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एल्डर्स और सेक्टर मास्टर सब कोई परेशान है। इसके बाद फैंग आगे से रोना धोना करता है कि तुम्हारे पास इतना कमाल का टैलेंट था, हेवन ने तुम्हें अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, तुम हमें अकेला छोड़ के क्यों गए। पीछे से सीसन बाहर निकलता है और वो आगे से कहता है किसकी कबर पे टसुए बहा रहे हो, मैं अभी तक जिंदा हूँ और ये पूल हटाओ मेरी कबर से। फैंग तो सीसन को भूत समझ के डर के मारे पीछे ही हट जाता है। वहीं पे सीसन अपनी कबर देखता है और आगे से कहता है कि अनपढ़ ने ये कबर बनाई है, साला नाम भी गलत लिखा है। इसके बाद फैंग सीसन से पूछता है कि तुम मुर्दा हो ना, सॉरी जिंदा हो ना। सीसन आगे से कहता है ये आंखें तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, ये बॉडी तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, मैं बात कर पा रहा हूँ तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा, एब्सोल्युटली आई एम परफेक्टली फाइन। तो फिर फैंग आगे से खुश हो जाता है ये कहते हुए कि अच्छा हुआ मैं तुम्हारी बॉडी को देख पाया, मरने से पहले मुझे तो लगा था कि तुम मारे ही गए। इसके बाद फैंग आगे से सीरियस होकर सीसन को बताता है कि अगर तुम मरे नहीं हो इसका मतलब ये है कि तुम आराम से एक 6th लेवल के डीमन एम्पायर को मार सकते हो। सीसन आगे से कहता है कि तुम ऐसा समझ सकते हो। तो फैंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो पहले ही एक मॉन्स्टर बन चुके हो, तुम आराम से एक डेडी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स को मार सकते हो, तो फिर ये होली सर और उनके बच्चे क्या है, ये औकात है क्या इनकी। साइड से डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कितनी अजीबोगरीब जगह है, ऐसा लगता है कि इस जगह ने अभी तक दुनिया को देखा भी नहीं है, यहाँ पे और भी कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। एक नॉर्मल से छोटे से डेडी को मारना कौन सी बड़ी बात है जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट स्टेज पे हो। अब फैंग की आंखें फटी। वो आगे से कहता है ये मुर्गी बोल कैसे पा रही है, वैसे इसका मीट अच्छा होगा, ये तो सिर्फ 3rd रैंक का बीस्ट है। तो सीसन आगे से डार्क फिनिक्स के सर को सहलाते हुए कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसको मैंने डीमन माउंटेन रेंज से उठाया है। फिर डार्क फिनिक्स जितनी भी बार ये वाली बात सुनता उतनी बार उसे गुस्सा आता। तो फैंग आगे से सीसन से कहता है फॉलोअर तुम्हारा साथी, मुझे तो लगा था कि तुम खाने के लिए स्टॉक इकट्ठा कर रहे हो। फिर इसके बाद सीसन फैंग से पूछता है कि मैंने सुना है कि इतने समय सेक्ट के लगे बड़े हैं, असल में हो क्या रहा है। तो फैंग आगे से बताता है कि ये ग्रीन पीक सेक्ट है, उन लोगों ने यहाँ पे मास्टर की एब्सेंस और सीनियर ब्रदर्स जो जर्नी पे गए हुए हैं उनके यहाँ पे ना होने का फायदा उठाया है और हमें चैलेंज करने के लिए आए हैं जुआन जन सेक्ट के साथ में। सीसन आगे से कहता है कि ये तो वही सेक्ट है जिसके साथ हम लोगों ने माउंटेन पे फाइट की थी मटेरियल के लिए, जब मून ने उसे डंबल की तरह भड़ा भड़ मारा था। फैंग आगे से बताता है कि वो लोग यहाँ पे परफॉर्म स्काई ग्रैंड असेंबली प्रिमेवल स्पॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक शर्त की तरह पे, और वो लोग इसी को लेके हमारे साथ डुएल करना चाहते हैं। इसके बाद फैंग सीसन से कहता है कि तुम्हें मून को जाके चेक करना चाहिए, वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। जिसके बाद हम लोग मून के माउंटेन को देखते हैं और जब सीसन घर के अंदर जाता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि एल्डरजू मून की बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे एल्डरजू सीसन को देख के खुश हो जाते हैं कि बच्चा मरा नहीं है और वो बताते हैं कि वो मून की चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अभी भी अनकॉन्शियस है। सीसन आगे से बताता है कि उसके पास एक बेहतर तरीका है। जिसके बाद सीसन वहाँ पे अपने वाटर पॉन्ड को बाहर निकालता है और मून को उसके अंदर डाल देता है, इससे मून की बॉडी जल्दी जल्दी हील होने लगती है। वहीं पे एल्डरजू सीसन से कहते हैं कि इसके अंदर नहाने से ये और भी ज्यादा इजी हील हो रही है। ऐसा लगता है कि इस पुल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। इसके बाद सीसन एल्डरजू से पूछता है कि इसे इस तरीके से मारा किसने। एल्डरजू आगे से बताते हैं कि वो जुआन सान सेक्ट का चीफ डिसाइपल है यांग साओ, वो भी
परफाउंड स्काई ग्रैंड असेंबली का पार्टिसिपेंट है। उसने जानबूझ के अपने कल्टीवेशन को यहाँ पे सील किया था ताकि वो मून को लड़ाई करने के लिए उकसा सके। इसके बाद जैसे ही बैटल शुरू हुई तो फिर वो उसने अपनी असली कल्टीवेशन दिखाई और एक्सट्रीम क्रूवल मूव्स का इस्तेमाल करते हुए मून को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। अगर हम लोग बीच में न कूदते तो अब तक मून कबर में होती। सीसन आगे से पूछता है कि क्या वो साला अभी भी एरिना पे है। एल्डर आगे से कहते हैं कि हाँ वो है। तो सीसन आगे से कहता है मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं एरिना वाली साइड को जहाँ पे सॉन्गसी भी लड़ा था और ये भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। यांग साओ आगे से कहता है कि ये है तुम लोगों की हेवन क्लास का लीडर। ये तो बहुत बुरी तरीके से पेला गया है कि तुम्हारे सेक्ट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। इसके बाद हम लोग जुआन जेन सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो कि एल्डर लू से कहता है कि मैंने यहाँ पे परफाउंड स्काई ग्रैंड असेंबली की इंपीरियल जज को बुलाया है। अगर तुम्हारे सेक्ट के पास कोई भी डिसाइपल नहीं होगा जो मेरे स्टूडेंट को हरा सके तो फिर परफाउंड स्काई ग्रैंड असेंबली के अंदर जो तुम्हारे पास स्लॉट या फिर स्पॉट्स हैं वो तुम हमसे हार जाओगे। और अगर जुआन जेन सेक्ट हार जाता है तो ये लोग अपने स्पॉट्स हमारे सेक्टर से हार जाएंगे। एल्डर लू आगे से कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है कि मैं केयरलेस हो गया था जो मैं हमने इसके अपोनेंट की सर पास्टर येलम को नहीं देखा और जल्दीबाजी में हमने शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं हम लोग साओ यांग को देखते हैं और ये अभी भी इन लोगों की धर की बेइज्जती करे हुए था। भाई गाली वाली सब कुछ दे रहा था। ये इन लोगों से कहता है कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स कहाँ गए। हमने तो सुना था कि इनके पास कमाल की स्ट्रेंथ है, वो डर के मारे कहाँ छुप गए हैं। डिसाइपल्स आगे से कहते हैं कि ये यहाँ पे उड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सीनियर डिसाइपल्स नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो यांग साओ आगे से कहता है कि रूमर्स तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारा सेक्ट इस कदर डिक्लाइन हो गया है कि तुम लोगों के पास सिर्फ कचड़े भरे पड़े हैं। अब उसी टाइम पे वहाँ पे सीसन एंट्री मारता है ये कहते हुए मुंह बंद रखो नहीं तो बांध के सीधा लटका ही दूंगा। वहीं पे डिसाइपल जैसे ही सीसन को देखते हैं कहते हैं भूत भूत ये मरा नहीं है साला अभी तक। वहीं पे एल्डर भी हैरान हो जाते हैं कि ये मरा कैसे नहीं। फिर इसके बाद यांग साओ सीसन से पूछता है कि तुम्हारी पहचान। तो सीसन आगे से कहता है कि मैं इंपीरियल फॉरेस्ट सेक्ट का इनर डिसाइपल हूँ, फ्रेशमैन जुआंग शीशान। अब देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना दम बचा है, आज और लड़ ले। यांग साओ सीसन से कहता है ठीक है फिर अगर तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही चस्का लगा हुआ है तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ये अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम यांग साओ है जो कि जुआन जेन सेक्ट का चीफ डिसाइपल हूँ और मेरी कल्टीवेशन है नासेंट सोल मिड स्टेज। साइड से एल्डर लोग कहते हैं कि साले के ऊपर भरोसा न करना, ये एक नंबर का घुट्टा है, कमीना है साला, साले को कोवे नोचेंगे एक दिन, इतना झूठ बोलता है। और वो सीसन को बताते हैं कि इसकी कल्टीवेशन पहले ही नासेंट सोल लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है। वह पे जुआन जेन सेक्ट का एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है बेचारे एल्डर को अभी तक पता नहीं चला है कि मेरे डिसाइबल की कल्टीवेशन पहले ही एटी ट्रांसफॉर्मेशन अर्लियर स्टेज पे पहुंच चुकी है। अगर इन लोगों के सेट का सीनियर डिसाइबल यहाँ पे नहीं है तो फिर मेरा डिसाइबल यहाँ पे इनविंसिबल है। उसी टाइम पे सिस्टम स्यू से बाहर निकलता है और वो सीसन को बताता है कि तुम्हारे डिसाइबल तुम्हारे अपोनेंट की जो एक्चुअल कल्टीवेशन है वो एटी ट्रांसफॉर्मेशन की अर्लियर स्टेज है और इसीलिए तुम्हारी बॉडी अभी तक रेडी नहीं हुई है, तो फिर थोड़ा सा आराम और सावधानी से खेलना। सीसन यांग साओ से कहता है साले कमीने झुट्टे, तुझे कौवे नहीं तुझे कुत्ते नोचेंगे। तुम पहले ही रेटी ट्रांसफॉर्मेशन की अर्लियर स्टेज पे हो फिर भी शर्मिंदा से और बेशर्मी से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है ताकि मैं तुम्हें हल्के में लूं। इस पे यांग साओ को एक झटका लगता है और वो मन के अंदर सोचता है कि साले ने मेरी कंसील कल्टीवेशन को देख लिया। वहीं पे एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे डिसाइबल की असली कल्टीवेशन जानने के बाद तुम और ज्यादा घबराओगे। जिसके बाद वो एल्डर लो की तरफ देखते हैं तो एल्डर लो बिल्कुल शांत थे, जिसपे एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये शांत कैसे है। वहीं पे हम लोग एल्डर लो को देखते हैं जो बिल्कुल बेखौफ थे। उन्हें पहले ही पता था कि सीसन अगर यहाँ पे जिंदा खड़ा है इसका मतलब यही है कि उसने सिक्स्थ रैंक के डीमन एम्परर को हराया है। तो फिर ये छोटा मोटा डेडी ट्रांसफॉर्मेशन अर्लियर स्टेज का डिसाइपल सीसन का क्या ही उखाड़ पाएगा। यांग साओ सीसन से कहता है क्योंकि तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। जिसके बाद वो आगे से फॉरेस्ट विप नाम की एक बेल का इस्तेमाल करता है सीसन के ऊपर अटैक करने के लिए। वो बेल तेजी के साथ जाती है और सीसन के हाथ के ऊपर लिपट जाती है। वहीं पे यांग साओ को लग रहा था कि उसने सीसन को पकड़ लिया। सीसन उससे कहता है कि ये कैसी टेक्निक है यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करो, डेटी अर्लियर स्टेज पे हो यार तुम। जिसके बाद सीसन अपने हाथ को खींचता है तो यांग साओ भी खींचते हुए चला जाता है और सीसन उसके मुंह के ऊपर धड़ाम से घूंसा दे मारता है। तो यांग साओ मुंह के बल सिकते हुए एरिना के ऊपर दूर जाके गिरता है। वहीं पे अभी से जाके दर्द का एहसास हुआ था और इसका मुंह जलने लगा था। वहीं पे सीसन अपने मन के अंदर सोचता है तेरी जोर का घूसा मारा यार, ये बेहोश नहीं हुआ, इसका मतलब सच में मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। इसके बाद यांग साओ सैवेज फॉरेस्ट विप का इस्तेमाल करता है जिससे जमीन के नीचे से कई सारी विप्स बाहर निकलती हैं और वो सीसन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वहीं पे यांग साओ सीसन से कहता है कि अब तुम ज्यादा उड़ोगे नहीं, इन सभी विप्स के अंदर जहरीला पॉइजन है, ये जैसे ही तुम्हारी बॉडी को स्क्रैच करेंगे तुम एक झटके के अंदर ही मारे जाओगे। लेकिन सीसन आगे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है और आराम से उन सभी विप्स के अटैक को डॉज करते चला जाता है। यांग साओ को वैसा ही चेहरा बनते हुए जैसा अभी तक अपोनेंट्स का बनते हुए आया है और ये भी वही बात कहता है कि ये कैसे मूव्स है, साला ये मेरे अटैक्स को डॉज कैसे कर रहा है। जिसके बाद सीसन निकालता है अपना ब्रह्मास्त्र। वो आगे से निकालता है बारबल प्लेट जिसको वो फेंक के मारता है जो कि सीधा जाके यांग साओ की पेट के ऊपर लगती है तो उसकी पसलियां टूट जाती हैं। इसके बाद सीसन आगे
आगे से जंपिंग रोप का इस्तेमाल करता है जिसको वो मार्बल प्लेट के ऊपर बांध लेता है। जिसके बाद सीसन आगे से यो हनी सिंह बन जाता है और मार्बल प्लेट को यो बनाते हुए आगे से कहता है सिंगल ड्रैगन असेंड्स और यांग साओ के ऊपर धड़ाधड़ प्लेटें मारते रहता है। और तुम्हें तो पता ही है कि ये डंबल प्लेट्स नॉर्मल तो है नहीं, सिस्टम बाबू की देन है। और सीसन ने डंबल प्लेट को यो बना के यांग साओ की जो डायटियान होती है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये बेचारा शायद से कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा अगर इसकी डायटियान रिकवर नहीं होती है। एल्डर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं इतना काफी है, जिसके बाद वो जाके अपने डिसाइपल को संभालते हैं और आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं इस तरीके के घटिया मूव इस्तेमाल करने से तुमने मेरे डिसाइपल के डायटियान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस वजह से तुमने इसकी फाउंडेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वो आगे से चिल्ला के कह ही रहे थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन उसी टाइम में परफॉर्म स्काई ग्रैंड इंपीरियल जज वहां पे आ जाती है जो कि उन लोगों को चुप कराती है, ये कहते हुए कि तुमने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। जिसके बाद तुम्हें खुद एरेना के बीच में जाके इस चीज को रोका, तो फिर तुम्हें इन सभी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम को सहना पड़ेगा। तुम ये मैच हार चुके हो और साथ ही में परफॉर्म स्काई ग्रैंड असेंबली के अंदर जो तुम्हारे स्पॉट्स थे वो भी अब सिर्फ उसके बिलोंग करते हैं। तो एल्डर आगे से टोकन लेते हैं और वो सीसन को ग्रैंड असेंबली का टोकन दे देते हैं। एल्डर लो सीसन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर ही तुमने सेट को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे परफॉर्म स्काई ग्रैंड असेंबली के अंदर अपना स्पॉट ले चुके हो। इस गोल्डन जेट टोकन के ऊपर अपनी एक बूंद खून डालो, जिसके बाद तुम ऑफिशियली परफॉर्म स्काई ग्रैंड असेंबली की एक कंस्टेंटेंट बन जाओगे। सीसन आगे से कहता है कि उसे अब यहाँ पे पॉइंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तो एल्डर उसे बताते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुमने अपनी स्ट्रेंथ से दिखा दिया है कि तुम कितने क्वालिफाइड हो, जिससे सीसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंड असेंबली वही जगह है जहाँ पे सीसन जाना चाहता था, जिसके लिए वो क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और अब तक मास्टर सू वापस आ गई थी। मास्टर सू जैसे ही वापस आती है तो फिर वो यहाँ पे फाइनली अनाउंस कर देती हैं कि जो ट्रायल सीक्रेट रियलम होगी वो जल्दी खुलने वाली है, इसलिए 1 महीने के बाद ही वो सभी लोग साउथर्न रीजन की तरफ निकल जाएंगे जहाँ पे प्रोफाउंड स्काई ग्रैंड असेंबली होने वाली है। लेकिन कंपटीशन की वजह से कई सारे डिसाइपल्स पहले ही घायल हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे अब डायरेक्टली उन डिसाइपल्स के नाम बताने वाली हैं जो ग्रैंड असेंबली के अंदर जाएंगे। सबसे पहला है हमारा साओ टैंग, जिसके बाद है हमारी मून और आखिर में अपना सीसन। ऊपर वाले दोनों अभी तक यहाँ पे पॉइंट्स की वजह से ग्रैंड असेंबली के अंदर जा रहे हैं और वहीं पे सीसन शर्त में लगे हुए स्पॉट की वजह से। इसके बाद मास्टर्स उन दिनों को अपने साथ लेके जाती है और उन्हें बता देती है कि तुम लोग पहली बार इस असेंबली के अंदर हिस्सा लेने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे सीक्रेट रियलम के बारे में सब कुछ बता देता हूँ कि सिचुएशन कैसी रहेगी। इसके बाद मास्टर्स उन लोगों को बताते हैं कि सीक्रेट रियलम को यहाँ पे हेवनली टूम्ब कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सीक्रेट रियलम एक ग्राउंड है जो एक ट्रिब्यूशन ट्रांसेंडेंस एक्सपर्ट्स का हुआ करता था, लेकिन उसकी दाव की इतनी काफी नहीं थी कि वो ट्रिब्यूशन को पार कर सके, इसीलिए उसका ट्रिब्यूशन फेल हो गया। लेकिन उसकी जो दाव की है वो अभी भी उस सीक्रेट रियलम के अंदर पड़ी हुई है, जिससे वो सीक्रेट रियलम बनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन साउथर्न वर्ल्डनेस के अंदर हमेशा अपने गार्ड को अप रखना और बिल्कुल भी भूल चूक ना करना। ये ग्रैंड असेंबली पूरे साउथर्न रीजन के लिए होती है और साउथर्न रीजन काफी ज्यादा बड़ा है। साउथर्न वर्ल्डनेस बस एक छोटा सा किनारा है इस बहुत बड़े सी का। साउथर्न रीजन के अंदर जाओजिन सेक्टर है जिसके साथ तुम लोगों ने अभी ही फाइट की है। वो 36 गेट सेक्टर के अंदर 19वें नंबर पे आता है और हमारा सेक्टर 10वें नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे हाउटियान सेक्टर है। यहाँ तक कि सॉर्ट दाओ सेक्टर और जुआनजिया सेक्टर जो कि 4 स्ट्रिक्ट से आते हैं उनके पास भी 3 स्कूल्स हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन साउथर्न रीजन के अंदर से कुछ जीनियस भी आ रहे हैं जो कि इस असेंबली के अंदर हिस्सा लेंगे, जो कि टोटल 4 होने वाले हैं। सीसन आगे से पूछता है कि वो 4 कौन से हैं, तो टैंग आगे से बताता है कि वो जियान वो जुन होंगे और जिया चैंग होंगे जो कि सॉर्ट दाओ सेक्टर से आते हैं। इसके बाद जियांग मेंग याओ जो कि जुनजिया सेक्टर से है और युआन टियान जेंग जो कि हाउटियान सेक्टर से है। युआन टियान जेंग को छोड़ दे जो कि अभी लेट डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, बाकी तीनों पहले ही बॉडी फ्यूजन स्टेज पे जा चुके हैं और खासकर जियान वो जू वो पहले ही मिड बॉडी फ्यूजन स्टेज पे चला गया है, जिससे सीसन को हल्का फुल्का डर लगने लगता है। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने अभी यहाँ पे ब्लैक फिनिक्स के साथ फाइट की है, जहाँ पे वो सिस्टम के एडवांसमेंट के ऊपर ही ज्यादातर रिलाय था और कुछ स्पेशल पोर्शन की वजह से, और वो मुश्किल से ही डार्क फिनिक्स को हरा पाया था। इसीलिए अगर सीसन यहाँ पे कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो वो कभी भी बॉडी फ्यूजन एक्सपर्ट्स को नहीं हरा पाएगा। वहीं पे हम लोग मून को देखते हैं जो आगे से घबराई हुई थी और वो आगे से कहते हैं कि इस तरीके से तो हमारे तो बुरी तरीके से लग जाएंगे। और मून की कल्टीवेशन अभी भी यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग 9th लेवल पे है। मास्टर्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसकी जो फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ है वो पहले ही लेट गोल्डन कोर तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसको अभी भी परेशानी हो रही है कि रिफाइनिंग स्टेज को पार करने में। तो फिर मास्टर्स सीसन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे शायद से मून को गाइड कर सको क्योंकि तुम भी बॉडी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हो और शायद से ये इसके रियलम को थोड़ा सा बहुत बढ़ा सके। सीसन आगे से कहता है कि मैं इसे सिखाऊं। इसके बाद अगला सीन सीसन के घर पे होता है जहाँ पे हम लोग मून को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो सीसन से कहती है जल्दी से मुझे अपनी अजीबोगरीब बॉडी टेक्निक सिखाओ जिससे हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और एक दूसरे को मार गिराएंगे। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी
चीजें तो सिस्टम की देन है, कि ये मून के ऊपर काम भी करेंगी। उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और वो सीसन को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे मून के साथ मास्टर डिसेपल बॉन्ड बना लोगे तो फिर तुम उसे अपने मूव्स सिखा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी डिसेपल बन जाएगी। जितना ज्यादा बॉन्ड हाई होगा उतना ज्यादा लेवल मूव्स बढ़ेंगे जो तुम उसे सिखाओगे, और एक डिसेपल को लेना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा मसल कल्टीवेशन के लिए। इसलिए सीसन मून से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी नहीं सिखा सकता हूँ, तुम्हें सबसे पहले मेरी डिसेपल बनना पड़ेगा। ये मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं सिखा सकता। मून आगे से कहती है डिसेपल मुंह देखा है अपना, और वैसे भी मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, तुम्हारे पैदा होने से पहले इस सेक्ट में थी। तो सीसन आगे से कहता है कि ये बातें अलग है और ये डिसेपल वाली बातें अलग है, हम इन्हें सेपरेट रखेंगे। तो मून आगे से थोड़ी देर सोचती है और आगे से कहती है कोई दिक्कत नहीं है मुझे डिसेपल बनने में। इससे सिस्टम यहाँ पे एक बॉन्ड बना देता है, और मून की जो बर्थडे वैल्यू थी वो 30 में 3 स्टार की थी, और सिस्टम मून के लिए यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज ओपन कर देता है। इसके बाद सीसन मून से कहता है कि देखो मैं यहाँ पे जो भी करने वाला हूँ उन्हें अच्छे से याद कर लेना और अपने दिमाग में घुसा लेना। इसके बाद सीसन वहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू करता है जो कि फुट वर्क का था। इसके बाद वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है और मून उसे डिट्टो कॉपी करती है। इसके बाद हम लोग सीसन को अकेले देखते हैं, जहाँ पे सीसन मून को ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अब उसकी ट्रेनिंग की बारी आई थी, जहाँ पे सीसन जीत कुंडू के मूव्स को देखते हुए कहता है कि साला मुझे ये चाहिए, लेकिन इनके लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और पॉइंट्स को पाने के लिए मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। इसलिए सीसन वहाँ पे जल्दी जल्दी से अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है ताकि वो जीत कुंडाओ के प्रोग्राम को यूज कर सके। इसको अनलॉक करने के लिए कई सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। सीसन यही सोचता है कि अगर ये मुझे पहले मिल जाते हैं असेंबली के अंदर जाने से पहले तो फिर ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इसके बाद सीसन वहाँ पे कड़ी मेहनत करता है, पहले पंच एक्सरसाइज करता है, जिसके बाद बारबल उठाता है और साथ ही में डार्क फिनिक्स के साथ भी फाइट करता है। इसके बाद अगला सीन 2 महीने के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि हेवंस टोम सीक्रेट रियलम ओपन हो चुकी थी। मास्टर सू उन लोगों से कहते हैं कि इस राउंड के लिए मैं तुम लोगों को पर्सनली लीड करके लेके जाऊंगी वहाँ पे, इसलिए जल्दी से फॉर्मेशन के ऊपर अपना पैर रखो। लेकिन उसी टाइम पे मास्टर सू की नजर डार्क फिनिक्स के ऊपर पड़ती है, लेकिन उनकी नजरों में ये सिर्फ मामूली सी चिकन थी, और वो सीसन से पूछती है ये मुर्गी तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो हम देखते हैं कि डार्क फिनिक्स एकदम शान से खड़ा था कि अपनी ही जमीन है, अपना ही इलाका है, ये कौन मुझे रोक सकता है किसी जगह पे जाने से। तो सीसन आगे से कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि बैटल पेट अलाउ है, तो ये जो चिकन है ये मेरा बैटल पेट है। वह पे सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि इस मुर्गी ने मेरे 2 महीनों से दिमाग खा के रखा था, मेरी मसाज कर रहा था, पैर दबा रहा था सिर्फ इसलिए कि मैं इसे असेंबली के अंदर लेके जाऊं। वह पे डार्क फिनिक्स हम लोगों की तरफ देखते हुए बताता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, साला उस सीक्रेट रियल के अंदर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, शायद से वो मेरी स्ट्रेंथ रिकवर करने में मदद कर सके, क्या पता वहाँ पे कोई ऐसा ट्रेजर छुपा हो जिससे एक बार में ही मेरी पूरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाए। जिसके बाद वो सभी लोग फॉर्मेशन के ऊपर अपना पैर रख देते हैं। वहीं पे अपना डार्क फिनिक्स फुल कॉन्फिडेंट में था कि दुनिया चला देगा वो। इसके बाद वो लोग पोर्टल से टेलीपोर्टेशन पोर्टल से होते हुए क्रेड असेंबली के पास आ जाते हैं। वहीं पे सीसन सामने देखता है तो हजारों लोग खड़े थे। सीसन पूछता है कि इतनी तादाद काहे मारे आई है भाई। तो मास्टर सू आगे से बताती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि साउथर्न रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कई सारे काउंटलेस सेक्ट हैं और वो सभी छोटे और बड़े हैं, और हर एक सेक्ट के पास कम से कम अगर सिस्टम से चलता है तो फिर उनके पास एक स्पॉट रहता ही रहता है। उसी टाइम पे कोई सीसन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी लंबा इंतजार किया। सीसन आगे से पूछता है कौन है बे, कौन बात कर रहा है मुझसे। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस के जरिए सीसन से कहता है कि सीक्रेट रियलम के अंदर मैं तुमसे पक्का कुछ न कुछ सीख के ही रहूंगी। सीसन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कौन है यार, कौन चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है मेरे दिमाग के अंदर। तो जो बंदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था वो सीसन के सामने ही खड़ा था, बस हाइट कम थी तो सीसन उसे देख नहीं पा रहा था। वो बंदी आगे से चिल्लाते हुए कहती है चिल्ला क्यों रहे हो भाई, नीचे ही तो खड़ी हो, तुम्हारे थोड़ा सर घुमा लो, दिख जाओगी, बौनी हो तो क्या करूं। वहीं पे लोग मून को देखते हैं जो उसे घूर घूर के देख रहे थे, बस हाइट में 2-3 इंच का फासला जो था। वहीं पे सीसन जब नीचे देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है शिट, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। खैर वो जाते हुए सीसन से कहती है कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखूंगी, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है पहली बात ये है कौन, और दूसरी बात ये इतनी अजीब क्यों है, गिट्ठी कहीं की। उसी टाइम पे सीसन को पीछे से आवाज आती है तो चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे थे कि वो लोग आ गए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल के अंदर से वही 4 जीनियस बाहर निकलते हैं जिनके बारे में मास्टर सो ने इन दिनों को बताया था। टैंक आगे से कहता है कि ये सॉर्ड दाओ सेक्टर से हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुआनजिया सेक्टर से एक फेरी बाहर निकलती है और इसकी जो घोर बेइज्जती होगी वो भाई अलग ही लेवल की है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। सीसन आगे से कहता है कि एक सेक्टर से कम 4 लोग बाहर निकले हैं। तो मास्टर सो सीसन को बताते हैं कि ऑर्डिनरी सेक्टर के पास सिर्फ एक स्पॉट होता है, वहीं पे टॉप 36 सेक्टर्स के पास 2 स्पॉट होते हैं, और कुछ जो मेजर सेक्टर्स होते हैं उनके पास ज्यादातर 3 या फिर 4 स्पॉट्स हो ही सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंपीरियल जज को देखते हैं जो उन लोगों को बताते हैं कि सीक्रेट रियलम की मैं एग्जामिनर हूँ साओ जुआनजी, इसलिए हर कोई जो यहाँ पे आया है मैं उन लोगों को रूल्स के बारे में पहले बता देती हूँ। सीक्रेट रियलम के अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के पास भी जेड टोकन है तो उन कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन इंटीग्रेशन स्टेज से नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग अंदर ही नहीं जा पाएंगे। जेड टोकन एक तरीके से लाइफ सेविंग फॉर्मेशन की तरह है, अगर तुम्हें कोई बहुत ही ज्यादा घातक ब्लो लगता है तो फिर ये होस्ट को बचाने के लिए खुद को तोड़ लेगा
देगा, जिसके बाद ये तुम लोगों को सीक्रेट रियलम से बाहर लाके पटक देगा। और जेट टोकन टूटने का मतलब ये है कि तुम एलिमिनेट हो चुके हो। इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा सावधान रहना और कोशिश करना कि सीक्रेट रियलम के अंदर सही सलामत रहो। एग्जामिनर उनसे ये भी कहती है कि सीक्रेट रियलम के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो तुम्हें गंगूतेली से राजा भोज बना सकती हैं, जैसे कि डाउ फायर, जिसके अंदर डाउ ऑरा है। डाउ फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद ना ही तुम्हारे सिर्फ कल्टीवेशन इनहांस होगी, बल्कि तुम्हें डाउ प्रिंसिपल के हल्की फुल्की समझ भी आ जाएगी। और अगर तुम किसी डाउ प्रिंसिपल को किसी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ अच्छे से समझ जाते हो, फिर तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले। लेकिन हेवनली टोम के अंदर जो डाउ फायर है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए तुम लोगों को आपस में लड़ाई करनी पड़ सकती है एक दूसरे से डाउ फायर छीनने के लिए। और ऑफ कोर्स जिन लोगों की इतनी गुदा नहीं है कि वो लोग डाउ फायर के लिए किसी से लड़ाई कर सकें, तो तुम्हें निराश होने की चिंता नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसे कई सारे माल बड़े हैं जो तुम्हारी जिंदगी को चकाचक कर देंगे। इसलिए अंदर घुसो और जाके मौज काटो, और हाँ, मरना नहीं भाई, नहीं तो इसका बिल हमारे खाते में फटेगा। खैर इसके बाद सभी एक एक करके हेवनली टोम के अंदर जाने लगते हैं। सीसन सबसे पहले जाता है तो ये दोनों उसे कहते हैं कि सावधान रहना। इसके बाद सीसन जैसे ही हेवनली टोम के अंदर एंटर होता है तो वो कहता है कि कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, और उसी टाइम पे वहाँ पे गरुड़ पंछी के ऊपर दो लोग आ जाते हैं। वो लोग सीसन से कहते हैं क्या लकी दिन है, साला आते ही हम लोगों की मुलाकात एक अपोनेंट से हो गई। सीसन आगे से कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन हमें तो अलग ही जगह पे ले जाने वाली थी, इन्होंने इतनी जल्दी हमें ढूंढ कैसे लिया। इस पे ये लोग आगे से बताते हैं कि हम लोग स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। हम लोगों के पास जो बीस्ट होते हैं हम उन्हें अच्छे से टेम करते हैं ताकि वो दूसरे बीस्टों की महक को सूंघ सके, फिर वो चाहे करोड़ों मील दूर ही क्यों ना हो। इसलिए तुम चाहे जहाँ भी टेलीपोर्ट होते हैं हमसे दूर थोड़ी ना जाते, हम तुम्हें ढूंढ ही लेते। इसके बाद ये लोग सीसन की टीम की तरफ देखते हैं तो इनकी नजर सीधा डार्क फिनिक्स के ऊपर पड़ती है, और ये आगे से हंसते हुए कहते हैं कि ये मुर्गी तुम्हारी बैटल पेट है, इससे अच्छा तो मेरे घर में जो पिल्ले पड़े हैं वो है, कम से कम इसे मार तो देंगे। खैर इसके बाद लोग सीसन से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट सेक्ट से आए हैं जो कि 10th रैंक पे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे अपोनेंट्स को कम करेंगे यानी कि कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो फिर जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए ये लोग सीसन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो सामने से चिकन उड़ते हुए जाता है और वो आगे से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। और डार्क फिनिक्स बस एक ही अटैक करता है गरुड़ के ऊपर, जिसे गरुड़ की चीख निकल जाती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर लात मारता है तो ये एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हो जाता है। इससे इन दोनों का मुंह बन जाता है। ये कहते हैं कि एक मुर्गी हमारे गरुड़ को पील रही है। इसके अगले सीन में हम लोग गेट के बाहर का सीन देखते हैं और अगले ही पल ये गेट से बाहर आके गिरते हैं। सभी लोग आगे से कहते हैं कि अभी तक टेलीपोर्टेशन खत्म भी नहीं हुआ और कंटेस्टेंट पहले ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। हैरानी की बात तो है कि ये दोनों ही बीस्ट सेक्टर से हैं जिनकी रैंक 10 है। एग्जामिनर आगे से कहती है लगता है कि इस बार की जो लड़ाई होगी कुछ ज्यादा ही इंटेंस होने वाली है, बहुत ही ज्यादा बड़े दादी अम्मा आपको सपनों में इस लड़ाई के सपने आएंगे। वहीं पे हम लोग टैंक को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मुझे सोच समझ के कदम रखने पड़ेंगे, और ये ऐसा करता भी है। ये जो पूरा आर्क होने वाला है तुम इसे देख नहीं पाओगे इस चैप्टर के बाद में, लेकिन ये तुम्हें हर एक चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद हम लोग दोबारा सीजन के ऊपर आते हैं जो कि इर्द गिर्द डाउ फायर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे डाउ फायर मिल ही नहीं रही थी। डार्क फिनिक्स उसे कहता है कि डाउ फायर यहाँ पे डेथ के बाद जो कंडेंस एनर्जी होती है उसे कहते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से डाउ एनर्जी ज्यादातर टोम्ब के पास ही होगी। तभी इन लोगों की नजर डाउ फायर के ऊपर पड़ती है जो भागते हुए जा रहे थे और उसके पीछे 3 लोग पड़े हुए थे। डार्क फिनिक्स आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो डाउ फायर है जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। तो ये भी भागते हुए डाउ फायर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे हम लोग डाउ फायर को देखते हैं और ये किस्मत की चाबी के तरीके है, साला हाथी में नहीं आती है किसी की। तभी एक बंदा डाउ फायर के सामने आ जाता है और उसे लॉक कर लेता है, जिसकी मदद से वो सक्सेसफुली डाउ फायर को कलेक्ट कर लेता है। और एज यू नो भीख में कोई चीज मिलती तो है नहीं, इसलिए ये लोग डाउ फायर छीनने के लिए आ जाते हैं। तभी इनके पीछे एक बंदा आता है जो कि इनसे कहता है तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, पहला एलिमिनेट हो जाओ मेरे हाथों, इसके बाद डाउ फायर मेरी हो जाएगी, दूसरा डाउ फायर मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें बड़े आराम से जाने दूंगा और 2 रुपए भी दूंगा, चाय पी लेना। इस पे ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारे बाप का माल है जो तुम्हें दे दे, तुम सिर्फ 100 दाव सेक्टर से हो, ज्यादा कुछ भी नहीं। इस पे सामने वाला बंदा आगे से कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने अपना डिसीजन कर लिया है तो फिर मेरे पास ज्यादा पेशेंस नहीं है। ये लोग आगे से आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ अर्लियर डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है, अगर हम तीनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो हम हारेंगे नहीं। इस पे सामने वाला बंदा आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम सभी सिर्फ सेकंड रेट के एकदम घटिया सेक्टर से आते हो और ऊपर से तुम में से किसी के पास भी डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेशन नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम लड़ने के बावजूद मुझसे जीत सकते हो। इसके बाद ये लोग लड़ने लगते हैं और अगले ही झटके में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों धड़ाम से नीचे आके गिरते हैं और इन्हें भी समझ में आ जाता है कि नासेंट सोल रियलम और डेटी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के बीच में काफी ज्यादा बड़ा गैप होता है। इसके बाद ये नीचे आता है और लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता
है कि मरने के लिए रेडी हो जाओ, और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सीसन इस बंदे के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर से अटैक करता है। ये जल्दी से पीछे खिसक के उसे डॉज करता है और चिल्लाते हुए कहता है, किसने मेरे ऊपर घात लगा के हमला किया। सीसन उस बंदे से कहता है कि तुम सिर्फ ज्यादा ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का काम बड़े आराम से चुरा लोगे। इस पे सामने वाला बंदा कहता है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट की जाती है तो फिर स्ट्रॉन्ग ही रूल से सेट करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, मंत्रियों को देख लो। इसके बाद सीसन के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम जैसा छोटा मोटा कल्टीवेटर मेरा क्या ही उखाड़ पाएगा जो बॉडी टेम्परिंग रियलम की फर्स्ट लेवल पे है। तो सीसन उसकी शॉट पकड़ता है और उंगलियों से दबा के ही तोड़ देता है, जिससे इसका भी वैसा ही मुंह बन जाता है जिस अब तक सभी कल्टीवेटर्स का बनते हुए आया है। इसके बाद सीसन उसके मुंह के ऊपर एक धड़ाम से घूसा मारता है तो ये दो चट्टाने टूटते हुए तीसरे में जा गिरता है। वहीं पे इसका जो टोकन था वो भी टूट जाता है, जिसके बाद ये टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाता है। वहीं पे ये तीनों कल्टीवेटर सीसन को भगवान मान लेते हैं, ये कहते हुए कि इसने तो वन पंच मैन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके बाद ये सीसन के सामने जाते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं, ये कहते हुए कि हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसे कई सारे कल्टीवेटर्स नहीं होते हैं जिनके पास जस्टिस ऑफ सेंस होता है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जस्टिस है, तुम तो दयावान हो। तभी सीसन इनकी तरफ मुड़ता है और आगे से कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो यार, जल्दी से अपनी डाउ फायर मेरे हवाले करो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूं। इस पे ये लोग कहते हैं, दरिंदा साला, बिल्कुल मंत्रियों की तरह पहले वादे करेंगे जिसके बाद सारे वादे छीन लेंगे। अब सीसन के हाथों में डाउ फायर तो आ गई थी, लेकिन सीसन उसे सिर्फ घूरे जा रहा था। डार्क फिनिक्स उससे कहता है कि इसे छुपा लो इससे पहले कि दूसरे इसे देख ले। तो सीसन डार्क फिनिक्स से पूछता है, लेकिन कैसे, मैं इसे कहाँ पे छुपाऊं, कैसे स्टोर करूं? तो डार्क फिनिक्स आगे से कहता है, स्टोरेज रिंग है उसके अंदर रख लो। तो सीसन का आगे से मुंह बन जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ पहले 2 सेकंड के लिए देखते हैं, जिसके बाद डार्क फिनिक्स आगे से चिल्ला के कहता है, तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग नहीं है क्या? तो सीसन आगे से कहता है, नहीं, और वो मन के अंदर सोचता है कि जब स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है तो ऐसी चीजें कहाँ से इस्तेमाल कर पाऊंगा मैं। और फिर सीसन सोचता है कि अगर ये वाली बात उसे पहले से ही पता होती तो वो उन लोगों से उनके स्टोरेज रिंग भी छीन लेता। अब इसके बाद डार्क फिनिक्स आगे से मुंह बना के कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसे छुपाने की जगह पे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लो। सीसन आगे से पूछता है कि एब्जॉर्ब कैसे करूं, साला मेरे पास तो स्पेशल लूट्स ही नहीं है, मैं इसे एब्जॉर्ब कैसे करूंगा। इसलिए वो सोचता है कि चलो गरीब लोगों के ऊपर एहसान कर देते हैं। इसके बाद वो डार्क फिनिक्स से कहता है कि तुम मेरे लिए एक पेट की तरह हो और तुमने मेरे सामने सबमिट किया है और सर्व कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें ये डाउ फायर एब्जॉर्ब करने देता हूँ। और वो मन के अंदर सोचता है कि बाद में साले से कमर तोड़ काम करवाऊंगा। डार्क फिनिक्स को कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी गुलामी की रसीद लिखी जा चुकी है, लेकिन वो आगे से खुश होकर कहता है कि सच में क्या मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच। इसके बाद शुरुआत होती है एक बहुत ही फनी सीन से। हम लोग देखते हैं कि 2 लोगों को मिलती है डाउ फायर। अभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इन्हें अलग जगह पे छुप जाना चाहिए इससे पहले कि किसी को इस बारे में पता चले, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक दरिंदी आ जाती है जो कि इन लोगों से कहती है कि डाउ फायर मुझे दे दो। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये छोटी चुड़ैल है। मुन उन लोगों से कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर ये डाउ फायर मुझे दे दो। ये दोनों पहले तो मुन को देख के हैरान होते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, और ऊपर से इसकी कल्टीवेशन तो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पे है। लेकिन दूसरा वाला बंदा आगे से कहता है कि इसे पता ही नहीं कि इसकी लिमिट्स क्या है और ये हमें हल्के में ले रही है। हम लोग यहाँ पे नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर्स हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरीके से धमकाने की? इन दोनों को अंदाजा नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। खैर मुन इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो एक बंदे के पास जाके घूसा नहीं बल्कि चट्टा मारती है फट से, जस्ट लाइक माय मदर। उठाती तो बेलन है लेकिन मारती सिर्फ चट्टा है। और फिर दूसरा बंदा आगे से हैरान होते हुए कहता है कि इसके पास ऐसे स्ट्रेंथ कैसे, ये तो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग की कल्टीवेटर है। खैर वो बंदा जो चट्टा खाया था खिसकते हुए दूर जाता है। इसके बाद ये अपनी तैयारी कर ही रहा था कि अपने गोल्डन बॉडी प्रोटेक्शन और ट्रैक्शन का तैयारी करते हुए, लेकिन उसी टाइम पे वो उन पलक झपकते इसके पीछे आती है और सबसे फाइनेस्ट स्नेक अटैक करती है, 1000 ईयर ऑफ किल जुत्सु। इससे बेचारे की चीख निकल जाती है और ये आगे से कहता है कि इसने मेरी वीक स्पॉट के ऊपर अटैक किया जिस वन वोम के अंदर, और ऊपर से इसने मेरे बैरियर को भी तोड़ दिया। इसके बाद मुन आगे से किक एक्सरसाइज करते हुए उसके गोटों के ऊपर भी लात मार देती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों भी बाहर आ गए थे। बेचारों के पिछवाड़ों से धुआं निकल रहा था, जब गजब की लगी थी। वहीं पे जो सेक्ट लीडर्स थे यानी कि एल्डर वेल्डर जो भी होंगे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि साला एलिमिनेशन स्पीड पिछले साल से भी साला इस बार ज्यादा तेज है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि इस बार यहाँ पे 4 जीनियसेस हैं, टोटल 6 हैं। इस पे एग्जामिनर आगे से कहती है कि ये सिर्फ साउथर्न रीजन नहीं है, ऐसे कई सारे कल्टीवेशन जीनियस यहाँ पे आए हुए हैं जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं सिर्फ खुद को आउटसाइन कराने के लिए, यानी कि बेहतर दिखाने के लिए। खैर जब ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे तब एक दूसरा बंदा भी बाहर आके गिरता है जो कि हॉटियन सेक्ट की तरफ से था और सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये तो 30 बड़े सेक्ट में सबसे सीधा तीसरे नंबर पे आता है, इसकी भी बैंड बज गई। ये बंदा डेटी ट्रांसफॉर्मेशन की लेट स्टेज पे था, लेकिन इसके बावजूद इसे इस तरीके से बाहर निकाल के फेंक दिया हो जैसे ये मक्खी हो। ऐसा लगता है ये किसी खतरनाक बंदे से टकरा गया होगा जो कि जुनजिया सेक्ट की तरफ से होगा। इस पे एग्जामिनर आगे इन लोगों को बम फोड़ते हुए बताती है कि ये जो टोम है इसके अंदर सिर्फ डाउ फायर ही है, बल्कि ऐसे कुछ एक्सीलेंट प्लेसेस भी हैं जहाँ पे डिमोनिक बीस्ट भी कल्टीवेट करते हैं। यहाँ तक कि एग्जामिनर ने भी यही सुना है कि अंदर एक 6th लेवल का डीमन एम्परर कैद है
है। और अब तक तो उस बात को कई सालों हो चुके होंगे, अब तक तो वो ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल का बन चुका होगा डीमन सॉवरेन पर, जिस पे ये लोग आगे से हैरान होते हुए कहते हैं कि डीमन सॉवरेन, अब ये कहना इसमें बुराई नहीं है कि वो पहले ही बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे जा चुका है। जिस पे एग्जामिनर आगे से कहती है हाँ, एक डीमन सॉवरेन लेवल का डिमोनिक बीस्ट है, उसके अंदर कोई भी डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, वो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन से अलग नहीं है, यानी उनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा कमाल की होती है। इसके बाद हम लोग इस लड़की को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि साला ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिस बंदे को हमने अभी बाहर देखा था उसको इसी ने एलिमिनेट करके बाहर निकाला था, वो भी खुद से वो हो गया था, बेचारे ने ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया था। फिर लड़की सीसन के बारे में सोचते हुए कहती है कि तुम मुझे निराश न करना गुरु, नहीं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी मैं। और मीनवाइल हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि एक एक करके बेचारे को लूटते हुए जा रहा था, जो भी इसे दिखता है डॉफायर के पास में ये उसे लूट लेता है। सभी लोग आगे से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं यार तुम तो दादागिरी दिखा रहे हो, लूट मचाए हो। सीसन आगे से कहता है हाँ ये लूट ही है, साला मैं नेता हूँ और तुम जनता हो, मैं तुम्हें ही लूटूंगा। लेकिन एक बंदा भाई सन की दिमाग था, वो कहता है कि ये लूट तुम मेरे साथ नहीं मचा सकते, नेता हो तो अपने घर के हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीसन उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉफायर मुझे दे दो स्टोरेज रिंग के साथ में। वह पे इस बंदे को समझ में आ जाता है कि सिर्फ अब इसके सीनियर ब्रदर से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आगे से एक सिग्नल डिवाइस निकालता है और उसे जला देता है जो पटाखे की तरह फटता है। सीसन उससे पूछता है कि ये बीच में आतिशबाजी काहे कर रहे हो, तो ये बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बस एक रेस्क्यू सिग्नल है जो 100 सेक्टर वाले देते हैं। अगर सीक्रेट रियलम के अंदर किसी का सामना किसी पावरफुल बंदे से हो सकता है तो हम लोग ये बुला के मदद मांग सकते हैं। जिसके बाद ये तेजी से यहाँ से भाग लेता है, यही सोचते हुए कि मुझे बस इसे थोड़ी देर के लिए रोकना है, जिसके बाद मुझे सपोर्ट मिल ही जाएगा। उसी टाइम पे सीसन इसके सामने आता है, उसका मुंह पकड़ के उसको सीधा जमीन की तरफ ही धकेल देता है, जिससे कि जमीन में धड़ाम से जा घुसता है। वह पे सीसन ने मौका देखते ही इसकी स्टोरेज रिंग भी चुरा ली थी। वह इस बंदे को समझ में नहीं आया था कि इसे स्टोरेज रिंग कब छीन ली गई, और तब इसे याद आता है कि जब ये भाग रहा था और जब सीसन ने इसके ऊपर अटैक किया उसी टाइम पे इसने स्टोरेज रिंग ले ली थी, बस हाथों की मूवमेंट इतनी ज्यादा थी कि इसे पता ही नहीं चला। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और मेहमान आ गया था जिसको भी मजा चाहिए था, और ये जमीन के नीचे से अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकालता है और उस बंदे के ऊपर एक ही बार अटैक करता है, जिससे ये बंदा एक झटके के अंदर ही मारा जाता है। और उसको अगले सीन में हम लोग पोर्टल के बाहर देखते हैं। सीसन जल्दी से पीछे हटता है और वो मन के अंदर सोचता है कि ये जायगेंटिक डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सच से डार्क फिनिक्स आगे से बताता है कि ये सीक्रेट रियलम के अंदर ही पनपा होगा और यहीं से इसने ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया होगा। सीक्रेट रियलम की स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब करने की वजह से अब इसका ऑरा डिमोनिक एम्परर की पीक स्टेज पे है, यानी कि ये डीमन सॉवरेन रियलम से एक कदम पीछे है बस। इसके बाद डिमोनिक बीस्ट जल्दी से अपने टेंटिकल को आगे बढ़ाता है और सीसन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सीसन के लिए इसे डॉज करना काफी इजी था। फिर सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास अभी तक यहाँ पे कोई मौका नहीं था कि वो अपनी स्किल्स का यूज कर सके जो उसे एडवांस स्ट्रेंथनिंग स्टेज पे मिली है। अब उसे यहाँ पे एक डिसेंट अपोनेंट मिल चुका है, इसीलिए वो आसानी के साथ यहाँ पे उनका यूज कर सकता है। डार्क फिनिक्स वहाँ से भागते हुए कहता है कि एक फालतू के बीस्ट को मारने से कोई भी फायदा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जब डार्क फिनिक्स पीछे मुड़ के देखता है तो सीसन आराम से खेल कूद के फाइट कर रहा था। वह सीसन डार्क फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ग्रिल्ड टेंटिकल नहीं चाहिए, तो डार्क फिनिक्स के मुंह के अंदर पानी आने लगता है और वो मन के अंदर सोचता है कि सच में एक 6th लेवल की डिमोनिक एम्परर का ब्लड मेरी स्ट्रेंथ को काफी जल्दी ही बहुत ही जल्दी रिस्टोर करने में मदद कर सकता है, और पर इसकी बॉडी स्ट्रेंथ वो और भी ज्यादा इनहेंस करेगी मेरी बॉडी को। तो डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इसे जल्दी खत्म करना चाहिए, इससे पहले कि कोई इसका फायदा उठाने के लिए आ जाए। उसी टाइम पे वो टेंटिकल सीसन की तरफ आगे बढ़ता है और एक जोरदार अटैक करता है, जिससे सीसन खिसकते हुए दूर की तरफ जाता है। इसके बाद सीसन आगे से राइट हुक का इस्तेमाल करते हुए टेंटिकल के ऊपर एक ही पंच मारता है, तो वो टेंटिकल को 20 से 2 हिस्सों में अलग कर देता है, जिससे उस डिमोनिक बीस्ट को काफी ज्यादा दर्द होता है। जिसके बाद ये जमीन के नीचे से अपना सर बाहर निकालता है, तो ये बस एक मामूली सा जॉइंट स्क्विड था। सीसन आगे से कहता है छी, मुझे लगा कुछ खतरनाक निकलेगा, ये तो बस एक नॉर्मल सा स्क्विड हो। खैर वो स्क्विड अपने चिंता टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए सीसन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सीसन आगे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हुए उन सभी अटैक्स को आसानी के साथ डॉज कर लेता है। यहाँ तक कि वो स्क्विड भी आगे से हैरान होते हुए कहता है साले मेरे पास 8 हाथ हैं, 1-2 तो लग जा, बेइज्जती करा रहा है मेरी। इसके बाद वो स्क्विड आगे से कहता है अगर ये नहीं तो फिर एक और हाथ जोड़ दूंगा, जिसके बाद अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है और सीसन के ऊपर बूम करके छोड़ देता है। तो फिर सीसन उस बीम को ब्लॉक करने के लिए आगे से निकालता है बार्बल प्लेट, और इतने समय इस प्लेट का ऑरा इनफिनाइट है मेरी आंखों के अंदर। और वो बार्बल प्लेट तो जानते हो किस चीज से बनी है, अम्बुजा सीमेंट, वो आराम के साथ उस बीम को ब्लॉक कर लेती है। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डार्क फिनिक्स अपने डार्क थंडर के साथ में उस स्क्विड के ऊपर अटैक करता है। ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड 6th लेवल के डिमोनिक एम्परर है, ये काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन सीसन उसे चिल्ला के कहता है कि इंटरफेयर ना करो, तो डार्क फिनिक्स आगे से कहता है ठीक है यार नहीं करूंगा, जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आगे कहता है कि मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा। उसी टाइम पे वो स्क्विड अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए सीसन को जकड़ लेती है और सीसन आजाद नहीं हो पा रहा था, चाहे वो जितना चाहे उतना जोर लगा देता। डार्क फिनिक्स आगे से पूछता है मदद चाहिए क्या, और उसी टाइम पे वो स्क्विड अपने मुंह के अंदर दोबारा एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और सीसन
सीसन हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे किंगडम फंक्शन को अनलॉक कर लिया और उसने एक ट्रिक भी सीखी है। ये जगह सिस्टम के स्पेस के अंदर की है जहाँ पे सीसन ने उस मूव की प्रैक्टिस की थी। सिस्टम इसे काफी ज्यादा लंबा चौड़ा समझा रहा था एकदम परफेक्टली कि साला हमें ये सिखा ही देगा, हम ब्रूस ली के अम्मा ही बन जाएंगे। ये सबसे पहले फिंगर्स को पॉइंट के ऊपर लगाओ, फिंगर्स के अंदर जोर दो, अपने जो टेंस है उन मसल्स को एकदम कस के करो। जिसके बाद तुम्हारी मसल के अंदर जो एनर्जी है उसे फ्लो करके छोड़ दो और इस टाइम में जो स्टैक निकलेगी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकलेगी। हम देखते हैं कि जब सीसन इस ट्रिक का यूज करता है तो वो आसानी के साथ स्क्विड के टेंटिकल को चीर देता है। और बेशक ये वही पंच था जो ब्रूस ली ने फेमस किया था 1 इंच पंच, लेकिन सीसन का 1 इंच पंच कुछ ज्यादा ही था। इसका जो फोर्स था वो टेंटिकल को आधा तो डिस्ट्रॉय ही कर देता है। तो फिर वो स्क्विड दूसरे टेंटिकल से सीसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीसन आसानी के साथ उसके टेंटिकल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इससे स्क्विड को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके बाद वो अंधाधुन इधर उधर करते हुए टेंटिकल से हमला करने लगता है और उन्हीं में से एक टेंटिकल सीसन के ऊपर लगता है तो वो खिसकते हुए दूर चला जाता है। डार्क फिनिक्स सीसन को बताता है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरिंग एबिलिटी है, इसलिए तुम्हें इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या तुम इसे मारने के लिए काबिल भी हो? सीसन आगे से पूछता है कि ये सोल का क्या माजरा है, तो डार्क फिनिक्स आगे से बताता है कि 6th लेवल डिमोनिक एम्परर के पास एक डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर जितनी ही ताकत होती है और ये अपनी सोल को भी रिफाइन कर सकते हैं। अगर सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड नहीं है तो बॉडी दोबारा रिस्टोर हो सकती है, यानी कि इसे पूरी तरीके से मारा हुआ समझा नहीं जाएगा। तो सीसन बिना पूरी बात सुने हुए ही तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके सामने 3 टेंटिकल्स आते हैं तो सीसन धड़ाधड़ पंचेस मारते रहता है और उन सभी टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो सीधा स्क्विड के मुंह के सामने जाता है और उसे कहता है कि इसे झेल के दिखाओ। वजह से डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि प्योरली फिजिकल अटैक्स के तुम सोल को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाओगे, लेकिन हम लोग सीसन को देखते हैं जो एक झटके के अंदर ही स्क्विड के ऊपर पंच मारता है तो वो स्क्विड ब्लास्ट कर जाता है, इधर उधर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि ये पूरी तरीके से एफर्ट वेस्ट हुआ है, उसकी सोल इतनी तरीके से डिस्ट्रॉय थोड़ी नहीं होगी, थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्क्विड मरा हुआ था, 5 मिनट बीत जाते हैं लेकिन उसकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं होती है। तो डार्क फिनिक्स आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसी स्ट्रेंथ है, साला एक झटके के अंदर तुमने उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ एक पंच मार के, कैसा है ये, हाउ इज दिस पॉसिबल? वह सीसन पूरी तरीके से खुश था यही कहते हुए कि उसने सक्सेसफुली स्क्विड को मार ही दिया। वह डार्क फिनिक्स अभी भी सदमे था और ये भी कंफ्यूज था कि ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ एक पंच के साथ में जो कि सिर्फ एक फिजिकल अटैक है वो कैसे किसी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डार्क फिनिक्स को यही लगता है कि सीसन का जो पंच था वो कोई फिजिकल अटैक नहीं था, इसके अंदर कुछ तो सीक्रेट टेक्निक हो सकती है। इसके बाद डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि अब ये मर चुका है तो फिर हमें इसके जल्दी से ब्लड और बाकी सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए इससे पहले कि कोई आ जाए। सीसन आगे से कहता है एब्जॉर्ब। इसके बाद वो डार्क फिनिक्स से कहता है जाओ और जाके आग लगाओ और इस स्क्विड के जो टेंटिकल्स है उन्हें अच्छे से पकाओ। इसे डार्क फिनिक्स हैरान होता है तो सीसन आगे से कहता है कि मैंने जो कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल किया है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए उसे इनहांस करने के लिए मुझे डायरेक्टली प्लस एंड ब्लड को सीधा इंट्रा यानी कि निगलना यानी खाना ही पड़ता है। डार्क फिनिक्स हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इसके बाद ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जहाँ पे डार्क फिनिक्स तो डायरेक्ट सीधा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि ग्रिल्ड स्क्विड को खा रहा था। वहीं पे डार्क फिनिक्स जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसके स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जिसकी फिजिकल एट्रिब्यूट्स लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे और उसकी मसल वैल्यू भी बढ़ रही थी। इस हाई लेवल की डेमोनिक बीस्ट को कंज्यूम करने की वजह से सीसन के जो फिजिकल एट्रिब्यूट्स थे वो 130 से 150 हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों के ऊपर कोई अटैक करता है तो ये लोग जल्दी से उसे डॉज करते हैं। इसके बाद लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये वही 4 जीनियस थे जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है। ये लोग सीसन से कहते हैं कि तुमने इसे डॉज कर लिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसे डॉज भी कर पाओगे, लेकिन चलो तुम्हारी बदौलत हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये दोनों सॉर्ड डॉज सेक्ट की तरफ से जो कि भाई उस बंदे ने सिग्नल भेजा था इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए थे और ये वही जीनियस है जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा था। एक बंदा आगे से कहता है कि जिसने भेजा था ऐसा लगता है कि वो एलिमिनेट हो गया है। तो फिर ये लाल बालों वाला जिसका नाम शायद से जू या फिर वो है जो भी हो, ये आगे से कहता है कि इसने एक डिमोनिक बीस्ट को मारा है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर सच में कोई स्ट्रेंथ होगी। सीसन आगे से कहता है कि ये सॉर्ड डॉज सेक्ट और जुनजिया सेक्ट से है। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने उन लोगों से सुना है कि ये सभी पहले ही बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे हैं, खासकर जिया वूजी यही लाल वाला बंदा ये पहले ही बॉडी इंटीग्रेशन की मिड स्टेज पे पहुंच चुका है। और सीसन इन लोगों से कहता है कि तुम लोग एक साथ अलायंस बिठा लिए हो, शर्म नहीं आती? इसमें मैंगियाओ जो कि ये लड़की है आगे से कहती है कि मुझे गलत न समझना, मैं बस इनके साथ आ गई हूँ, बाकी मेरा इनके साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। वो जो सीसन से कहता है कि ये 6th लेवल का डिमोनिक एम्परर हमारा हुआ और रही बात तुम्हारी तो तुम भाड़ में जा सकते हो। इसके बाद वो पलक झपकते ही सीसन के पीछे आता है और शॉर्ट से एक बहुत ही बड़ा स्लैश सीसन के कंधे और सीने के ऊपर दे मारता है। आई नो, सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था जब पहली बार पढ़ रहा था। और अब जाके हम लोग पहली बार सीसन को हारते हुए देखते हैं। डार्क फिनिक्स जैसे ही ये देखता है उसे समझ में आ जाता है कि उसके
मास्टर के लग जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से सीसान को पकड़ता और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे वुजू भी हैरान था कि उससे डायरेक्ट हिट खाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है, जिसके बाद वो कहता है कि भाग वैसे भी नहीं पाओगे। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि इस एम्परर की एनर्जी धीरे धीरे करके जा रही है, अगर हम लोग इसे जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फिर आधी बॉडी ऐसे ही गायब हो जाएगी, इसलिए ये वेस्ट होगा। इसमें वुजू को ऐसा ही लगता है कि यही प्लान ठीक है, क्योंकि सीसन वैसे भी जिंदा नहीं बचेगा उससे हिट खाने के बाद में। इसके बाद वुजू पीछे मुड़ के मेंग्यू से कहता है क्या तुम्हें भी इसमें हिस्सा चाहिए, तो फिर आओ लड़ लो। तो मेंग्यू तो समझदार थी, उसे पता था कि वो 2 के खिलाफ तो जीत नहीं पाएगी, और ऊपर से इसने सीसन के ऊपर दाव फायर के ऑरा को महसूस कर लिया था, इसलिए सीसन के ही पीछे जाती है। इसके बाद हम लोग सीसन और डार्क फिनिक्स को देखते हैं। वहीं पे डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है गुरु तुम्हारी फिजिकल बॉडी सच में स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा अपोनेंट बॉडी इंटीग्रेशन मिड स्टेज पे था और तुमने उसे डायरेक्ट हिट लिया, लेकिन इसके बावजूद साला तुम मरे नहीं। लेकिन अगली बार अगर हमारा उनसे मुकाबला होता है या फिर हम उनसे टकरा जाते हैं तो फिर हमें जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी भागना पड़ेगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी के हिसाब से शायद बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के एक कदम पीछे है, इसलिए तुम्हारे लिए डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटरों को मारना या हराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा सामना एक असली इंटीग्रेशन कल्टीवेटर से होता है तो फिर तुम काफी नहीं हो। उसी टाइम पे हम लोग सीसन को देखते हैं तो इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, ये बहुत ही ज्यादा घायल था। डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि हमें तुम्हारी चोटों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो सकते हो। सीसन डार्क फिनिक्स से कहता है कि मेरे लिए छुपने के लिए एक जगह ढूंढो, मैं अपने वुंड्स को हील कर सकता हूँ। डार्क फिनिक्स उससे कहता है कि वही पूल ना जिसकी वजह से तुम अपने इंजरीज को हील करते हो। लेकिन उसी टाइम पे डार्क फिनिक्स को भी मेंग्यू का ऑरा महसूस हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। मेंग्यू भी पीछे पीछे इनके आ जाती है और इसे भी पता चल जाता है कि वो लोग यहीं कहीं पे छुपे हुए हैं। डार्क फिनिक्स को ज्यादा देर नहीं लगती है ये पता लगाने में कि उसके ऑरा की वजह से ही मेंग्यू यहाँ पे आई हुई है, इसलिए वो सबसे पहले सीसन को छुपाता है और मन के अंदर सोचता है कि इसके पास पक्का ऑरा को सेंस करने की एबिलिटी लाजवाब ही होगी, इसलिए ये मेरा ऑरा को सेंस कर पाए जो मैंने अभी तक बिल्कुल लो रखा हुआ है। लेकिन डार्क फिनिक्स तो एशियन ब्लैक फिनिक्स है ना, उसके लिए ऑरा को कंट्रोल करना बाएं हाथ का खेल है, जिसके बाद वो अपने ऑरा को बिल्कुल गायब ही कर देता है, एकदम जीरो। ये बात मेंग्यू को भी पता चल जाती है, लेकिन ये भी कम चालाक नहीं थी, इसे पता था या तो वो लोग इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं या तो यहीं पे छुपे हुए हैं, और क्योंकि ये उन्हें ढूंढ तो सकती नहीं इसलिए ये चूज करती है कि इस जगह को ही ये डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर यहाँ पे छुपे होंगे तो मारे जाएंगे या तो बाहर निकलेंगे। डार्क फिनिक्स को भी समझ में आ जाता है कि ये पक्का हमें ले डूबेगी, इसलिए वो जल्दी से सीसन की डाव फायर बाहर निकालता है और उसे एक साइड फेंक रिलीज कर देता है। मेंग्यू भागते हुए डाव फायर की तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। डार्क फिनिक्स को ऐसा लगा था कि वो सक्सेसफुली मेंग्यू को यहाँ से भगा पाया है, लेकिन वो डाव फायर को लेके वापस आ जाती है। ये कहते हुए तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटे मोटे टैक्टिक्स के साथ यहाँ से भाग सकते हो, तो फिर डार्क फिनिक्स की अब बुद्धि गर्म होने लगती है और ये बदला लेगा। ये जो एनाइंग बना मेंग्यू दिखा रही है डार्क फिनिक्स, इससे ऐसा बदला लेगा जो सेटिस्फाइंग रहता है। इसके बाद ये दोबारा वही टैक्टिक इस्तेमाल करती है जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ये एक एक करके चट्टान डिस्ट्रॉय करने लगती है। डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है ये औरत मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, मैं इसे गंजा कर दूंगा, ये टकली रह के घूमेगी जिंदगी भर। सीसन उसे कहता है शांत रहो और थोड़ा सा टाइम निकालो, तब तक मैं खुद को हील करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर वो हमें ढूंढ ही लेंगे, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना, जिसके बाद वो बाहर निकलता है और मेंग्यू के ऊपर अपने डार्क थंडर से अटैक करता है। मेंग्यू आगे से अपने प्रोटेक्टिव चार्म का इस्तेमाल करती है और अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। इसके बाद डार्क फिनिक्स उसके सामने आता है, यही सोचते हुए कि मैं इसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे लग ही जाएंगे अगर सीसन जल्दी नहीं करता है तो। वहीं पे मेंग्यू डार्क फिनिक्स से कहती है कि तुम्हारा ऑरा बहुत ही ज्यादा कमाल है, तुम तो वही काली चिकन थे ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम 6th लेवल के डीमन एम्परर होगे। ऐसा लगता है कि हेवन भी मेरी साइड पे है। ये इतनी समय सोच रहे हैं कि ये डार्क फिनिक्स को पका के खाएगी और इसके ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेगी। मेंग्यू डार्क फिनिक्स से कहती है कि अगर तुम अपने मास्टर के लिए समय बचाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मारे जाते हो तो फिर जो लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है ये उसके लिए एक्टिवेट नहीं होगा, एंड डार्क फिनिक्स मरा तो सीसन तो मरेगा ही। तो डार्क फिनिक्स आगे से कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें हराने के लिए आया हूँ, जिसके बाद वो डार्क थंडर से मेंग्यू के ऊपर अटैक करता है। तो मेंग्यू भी अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए फेदर डांस का यूज करती है, जिससे वो अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। वहीं पे 3 फेदर डार्क फिनिक्स के सीने के अंदर जा घुसते हैं तो उसे दर्द होता है। इसके अगले सीने डार्क फिनिक्स पलक झपकते ही मेंग्यू के पीछे आता है और उसके ऊपर फॉलिंग स्टार थंडरबोल्ट से अटैक करता है, लेकिन मेंग्यू आगे से दोबारा प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इतना काफी नहीं था तो वो अपने पास एक आगे से सेलेस्टियल बेल बॉडी प्रोटेक्शन नाम की बेल बाहर निकालती है, जो डार्क फिनिक्स के जितने भी अटैक थे उन्हें आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। और वो डार्क फिनिक्स से कहती है कि अब तुम्हारे अटैक पूरी तरीके से यूजलेस है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बंद तो रख सकता हूँ। तो मेंग्यू आगे से बम फोड़ते हुए कहती है कि जो फेदर मैंने तुम्हारे अंदर घुसाए थे ना वो नॉर्मल नहीं थे। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे वो फेदर घुसे थे वो एक बॉम्ब की तरह थे। जैसे ही मेंग्यू इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे
डार्क फिनिक्स काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद मंग्यू तेजी से आगे बढ़ती है, ये कहते हुए तुम्हारा डीमन कोर, तुम्हारा डोमन फ्लैश एंड ब्लड वो सब कुछ मेरा है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है मुझे, एनोइंग। सेटिस्फैक्शन चाहिए जो अगले एपिसोड में मिलेगा। डार्क फिनिक्स मरते मरते भी मंग्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो आसानी के साथ अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेती है। वहीं पे डार्क फिनिक्स सीसान से कहता है मरने वाला हूँ गुरु, कुछ तो करो, तुम्हारा पेट मर रहा है, बचाओ आके। वहीं पे मंग्यू भाई अब सीधा शुरू हो जाती है, डार्क फिनिक्स के ऊपर घूंसे मारती है, लाते मारती है, जो उसको समझ में आता है वो मारती है। वहीं पे डार्क फिनिक्स चिल्ला के सीसान से कहता है बचा ले भाई। तो हम लोग सीसान को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से हील हो चुका था। वहीं पे हम लोग मंग्यू को देखते हैं जो कि डार्क फिनिक्स को मारने के लिए दोबारा फेदर अटैक करने वाली थी। उसी टाइम पे हम लोग सीसान को देखते हैं जो कि पूल से निकलता है और भागते हुए सीधा चट्टान से छलांग मार के मंग्यू के ऊपर धड़ाम से घूंसा मारता है, वो भाई मुंह के ऊपर। सेटिस्फाइंग। इसके बाद सीसान गुस्से में, उसका आपा एकदम सनका हुआ है और वो आगे से रैपिडली पंचेस की बरसात कर देता है, धड़ाम धड़ुम। और सीसान पंचेस मारते हुए मंग्यू को आसमान से सीधा नीचे की तरफ लेते हुए जमीन में घसीट देता है। वहीं पे सीसान के पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि मंग्यू के सेलेस्टियल बॉडी प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसी टाइम पे सीसान मंग्यू के ऊपर धड़ाम से एक मुंह पे गुस्सा दे मारता है, डबल सेटिस्फाइंग, जिससे वो 4 चट्टानों को तोड़ते हुए धड़ाम से नीचे जा गिरती है। इसके बाद ये खड़ी होकर देखती है, तब तो सीसान गायब हो चुका था डार्क फिनिक्स को लेके। वहीं पे मंग्यू को कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा था। जिसके बाद ये गुस्से में पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और आगे से चीखते हुए कहती है कि अगर इसकी मुलाकात मुझसे दोबारा हुई तो मेरे आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बदले में मैं इसके चीथड़े उड़ा दूंगी और इसकी पसलियों को कबाड़ खाने में बेच दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे मंग्यू के एनोइंग पन्ने से बहुत ज्यादा चिढ़ हुई और जो सीसान ने मंग्यू के मुंह के ऊपर पंचेस मारे मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन मुझे उत्तम दर्जे का सेटिस्फैक्शन चाहिए जो कि डार्क फिनिक्स देगा, जिसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे।